शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये है हमारी आज की क्लास खेल प्रशिक्षण यानी कि अगर बात करूं तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो हमें इन दोनों की जो शब्द है इनका अर्थ पता होना चाहिए। जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उन्हें पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि हम किस क्या चीज पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा खेल और प्रशिक्षण, तो खेल मतलब कि स्पोर्ट्स है और प्रशिक्षण यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेनिंग। तो प्रशिक्षण को हम कहते हैं ट्रेनिंग। ठीक है। अब ट्रेनिंग क्या होता है, प्रशिक्षण क्या होता है, तो सबसे पहले वो लिखा हुआ है कि प्रशिक्षण शब्द से तात्पर्य है कि किसी भी क्रिया को संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित यानी कि सिस्टमेटिक और निर्देशित यानी कि डायरेक्टिव तरीके से करना। अगर हम कोई भी क्रिया को इन तरीकों से कर रहे हैं, जैसे संगठित यानी कि हम सभी लोग अभी लाइव जुड़े हैं तो हम एक ग्रुप में संगठित तरीके से पढ़ रहे हैं। फिर क्या हुआ कि अगला है व्यवस्थित यानी कि सिस्टमेटिक। अगला पॉइंट बता रहा है कि सिस्टमैटिक, जैसे कल का जो सिलेबस की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया कि जो हम पहला यूनिट लेंगे वो क्या लेंगे, खेल प्रशिक्षण। तो ये क्या है, सिस्टमैटिक। जैसे आज मैं खेल प्रशिक्षण पढ़ाऊं, मैं आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा दूं, परसों मैं आपको परीक्षण मापन पढ़ा दूं, उसके अगले दिन मैं आपको किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स पढ़ा दूं, तो ये सिस्टमैटिक नहीं रहेगा ना, तो ये चीज आपको समझ आएगी। तो प्रशिक्षण जो है वो कैसा होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। और एक क्या है इसमें, निर्देशित तरीके से यानी कि डायरेक्टिव, यानी कि मैं आप सभी का भी यहाँ पर टीचर हूँ और आप सभी मुझे सुन रहे हैं। तो ये है कि मैं आपको निर्देश दे रहा हूं और आप उन निर्देश की पालना कर रहे हैं। तो ये होता है डायरेक्टिव तरीके से करना। तो ये है संगठित, व्यवस्थित और निर्देशित तरीके से करना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रशिक्षण कहते हैं। तो ये था हमारा ट्रेनिंग। अगला पॉइंट चलते हैं, इसका उद्देश्य मनुष्य की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना। अब जो प्रशिक्षण जो हम ले रहे हैं वो क्या कर रही है, तो सबसे पहले अगर खेल प्रशिक्षण की बात करूं तो वो क्या करेगी, जो हमारी शारीरिक क्षमताएं हैं उनका विकास करेगी। अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो वो किसका विकास करेगी, एक तो मनोवैज्ञानिक और एक बौद्धिक यानी कि साइकोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल जो हमारी क्षमताएं हैं उनका विकास करेगी। तो ये था प्रशिक्षण का उद्देश्य। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरह, वो है खेल प्रशिक्षण। खेल प्रशिक्षण की मैं बात करूं तो खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षण एक ऐसी क्रिया है जिसमें खिलाड़ियों को उच्चतम स्तर का खेल प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए, टू अचीव टॉप परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया जाता है। और यही एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो पहला पेज है यहीं से क्वेश्चन बना है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग यानी कि खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य होता है कि खिलाड़ियों को क्या करना, उच्चतम स्तर के खेल के लिए क्या करना, तैयार करना, यानी कि टू अचीव टॉप परफॉर्मेंस तैयार किया जाता है। यही रहता है खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य और ये प्रश्न बहुत अधिक बार पूछा जाता है। अगला है, ये देखिए वापस लिख दिया है, खेल प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य देखूं तो खिलाड़ियों को उच्चतम स्तर का खेल प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है। अब कल मैंने बात की थी कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। जो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा शॉर्ट नोट्स बनेगा उसमें बस यही है कि हमने पढ़ा खेल प्रशिक्षण, इसका उद्देश्य। तो बस आपको ये लाइन लिखनी है, खिलाड़ियों को उच्चतम स्तर का खेल प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है। अभी तक इस पेज में सिर्फ एक लाइन आपको लिखनी है। ये सब चीजें हमें समझने के लिए थी कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। अगले पॉइंट की बात करूं तो अब यहाँ पर यह तो हमारा उद्देश्य था। अब हम सीधा चलते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से सर क्वेश्चन बनते हैं। तो वहां पर आपको खेल प्रशिक्षण से जो क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे वैज्ञानिक रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं, तो उन्होंने क्या है अलग अलग परिभाषाएं दी गई है खेल प्रशिक्षण के बारे में। वो सब परिभाषाएं ले देकर एक ही बात बोलेगी कि खिलाड़ी को क्या करना, उच्चतम स्तर के लिए क्या करना, तैयार करना। पर हमें, अब अगर मैं आपको बोलूंगा कि सर ये बच्चों ये चारों के चार जो परिभाषा है ये अधिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछी गई है, तो आप ऐसा करो ये चारों के चारों को रट लो, बट ये स्मार्ट स्टडी नहीं होगी। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने देखा हरदयाल सिंह, तो हरदयाल सिंह, अब आपको एग्जामिनर क्या बोलेगा, एग्जामिनर आपको इनमें से कोई भी एक परिभाषा दे देगा और वो पूछेगा निम्न में से कौन से दार्शनिक ने या कौन से वैज्ञानिक ने या किसने ये परिभाषा दी, और ये चारों नाम आपके सामने होंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसने क्या परिभाषा दी है। तो इसके लिए तो सर हम क्या करते थे, इसके लिए तो हम क्या करते थे कि याद कर लेते थे चारों परिभाषा को। पर अब याद नहीं करना है, अब स्मार्ट स्टडी करनी है। अब देखते हैं किस प्रकार करनी है। तो सबसे पहले हमने देखा हरदयाल सिंह, तो हरदयाल सिंह जी देख कहते हैं खेल प्रशिक्षण एक शैक्षणिक प्रक्रिया है। देख लो मैंने जिस जिस पर जो मैं गोला कर रहा हूं, जो जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, अंडरलाइन करूंगा।
तो आपको ध्यान रखना खेल प्रशिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है? शैक्षणिक प्रक्रिया है। अगर इसको इंग्लिश में बताऊँ तो ये क्या है? पेडागोजिकल प्रोसेस है। ठीक है? जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर क्या है? आधारित है। अगला पॉइंट जो मैंने किया है किसके ऊपर? वैज्ञानिक सिद्धांत यानी कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर आधारित है। इनका उद्देश्य खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन में उच्च स्तर प्रदर्शन के लिए तैयार करना होता है। देख लो, इन्होंने भी ले दे के क्या बोला कि खिलाड़ी के क्या खेल प्रदर्शन में उच्च स्तर प्रदर्शन के लिए क्या करना? तैयार करना। तो अभी हमें जो 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं, वो 2 पॉइंट ये है कि एक तो हरदयाल सिंह जी का नाम कभी भी आएगा कि उन्होंने क्या परिभाषा दी। तो देखो, हमको यहाँ पर एमसीक्यू को टिक करना है, सटीक ऑप्शन तक पहुंचना है। तो आपको सिर्फ 2 शब्द याद होने चाहिए। जैसे ही हरदयाल सिंह जी का नाम आएगा, आपको याद होना चाहिए, एक तो क्या बोला सर? एक तो बोला शैक्षणिक प्रक्रिया है। दूसरा शब्द वो क्या कहते हैं कि जो किसके ऊपर आधारित है? वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो उसमें सिर्फ ये 2 ही शब्द होने चाहिए। जैसे ही हरदयाल सिंह लिखेंगे तो शैक्षणिक प्रक्रिया और वैज्ञानिक सिद्धांत। क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगली परिभाषा है मैटवीएव की। मैटवीएव जो है, मैटव्यू भी ने कई जगह कहा जाता है और फिर है मैटवीएव। एक ही शब्द है। तो ये क्या कहते हैं? खेल प्रशिक्षण एक एथलीट को प्रशिक्षण का मूल रूप यानी कि बेसिक और फंडामेंटल है। यह अभ्यास की मदद से व्यवस्थित रूप से तैयार की गई तैयारी है, जो वास्तव में एथलीट के विकास को नियंत्रित करने की एक शैक्षणिक रूप से संगठित प्रक्रिया है। ठीक है, ये उन्होंने बोल दिया, बट हमको क्या याद रखना है? हमें सिर्फ एक शब्द याद रखना है। अब कैसे याद रखना है? जो शब्द है वो है मूल रूप। तो दोस्तों, या तो इस परिभाषा में लिखा हुआ आएगा मूल रूप या फिर लिखा हुआ आएगा मौलिक रूप। तो हमें सिर्फ आपके नोटबुक में जो शॉर्ट नोट्स की जो नोटबुक बनेगी, उसमें सिर्फ ये 2 शब्द होने चाहिए। या तो क्या लिखा हुआ आएगा? मूल रूप, या तो क्या लिखा हुआ आएगा? मौलिक रूप। अगर ये 2 शब्द लिखे हुए आते हैं तो वो परिभाषा किसकी होगी? मैटवीएव की। सर याद कैसे करें? तो म से मैटवीएव और म से क्या है? मौलिक रूप। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। म से मैटवीएव, म से मौलिक रूप या म से क्या है? मूल रूप। तो अगर कोई परिभाषा में आपको मूल रूप दिखाई देता है तो सीधा-सीधा किसने दी परिभाषा? एक ही सटीक उत्तर होना चाहिए कि मैटवीयर साहब ने जो है ये परिभाषा दी है। तो अभी तक दोस्तों देखो 2 परिभाषा देखी है। पहली परिभाषा थी हरदयाल सिंह जी की। क्या बोलते हैं वो? कि सा ये एक शैक्षणिक प्रक्रिया है और वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। दूसरी परिभाषा दी थी मैटवीयर साहब ने। वो क्या बोलते हैं? यह मूल रूप है या मौलिक रूप है। तो अभी तक हमने शॉर्ट नोट्स के लिए सिर्फ 3 लाइन लिखी है। ये सारे नोट्स आप लॉन्ग अपनी जो भी नोटबुक है, मेन नोटबुक रहेगी, उसमें आपको ये सारी परिभाषा लिखनी है। पर जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ वो तैयार होगी कॉपी शॉर्ट नोट्स के लिए। तो शॉर्ट नोट्स में हमने क्या लिखी है? अभी तक सिर्फ 3 लिखी है, 3 लाइन लिखी है। पहली लाइन थी खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य, कि खिलाड़ी को क्या करना? उच्चतम स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना। दूसरी लाइन लिखी हरदयाल सिंह जी की, जो कहते हैं शैक्षणिक प्रक्रिया, वैज्ञानिक सिद्धांत। तीसरी लाइन लिखी हमने क्या? मैटवीर साहब की, वो क्या कहते हैं? यह मूल रूप है या मौलिक रूप है। अब चलते हैं तीसरी परिभाषा की तरफ, जो है हर्रे साहब। तो अब हर्रे साहब क्या कहते हैं? हर्रे साहब कहते हैं खेल प्रशिक्षण एक शैक्षणिक प्रक्रिया है। सर ये तो हमने पहले भी सुना है। कैसी प्रक्रिया? शैक्षणिक प्रक्रिया है। देखो, ये ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है, जो वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है। सर ये वैज्ञानिक वहां तो थी बात, सिद्धांत की हुई थी, इन्होंने क्या किया? वैज्ञानिक ज्ञान कर दिया। सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज अगर इंग्लिश की बात करूं, आधारित है, जो मनोशारीरिक प्रदर्शन क्षमता और प्रदर्शन तत्परता पर व्यवस्थित प्रभाव के माध्यम से खिलाड़ी को उच्च और उच्चतम प्रदर्शन की ओर ले जाती है। जिसको इंग्लिश में बोला इन 2 शब्दों को, एक तो है साइंटिफिक नॉलेज जिसको वैज्ञानिक ज्ञान, और एक शैक्षणिक प्रक्रिया को मैंने इंग्लिश में लिखा पेडागोजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 शब्द याद करने हैं फिर से। तो जैसे ही हर्रे साहब आएँगे, तो हर्रे साहब क्या करते हैं? ये हार चुके होते हैं। तो ये किसको कॉपी कर देते हैं? ये अपने हरदयाल सिंह जी को कॉपी कर देते हैं। हरदयाल सिंह जी ने हमने देखा था 2 चीज़ लिखी थी। एक क्या लिखा था? एक लिखा था वैज्ञानिक सिद्धांत और दूसरा लिखा था शैक्षणिक प्रक्रिया। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक वर्ड एकदम सेम रखा कि शैक्षणिक प्रक्रिया है। दूसरे वर्ड में क्या लिखा? वैज्ञानिक सिद्धांत की जगह क्या कर दिया? वैज्ञानिक ज्ञान। तो हमारी कॉपी में जो तीसरी परिभाषा है, सिर्फ 2 शब्द होने चाहिए, शैक्षणिक प्रक्रिया, वैज्ञानिक ज्ञान। जैसे ही 2 शब्द आप देखोगे, किसने दी? कि ये परिभाषा दी है हमको, किसने? हर्रे साहब ने। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगली परिभाषा। अगली परिभाषा है मार्टिन साहब की। तो मार्टिन साहब अब क्या करते हैं? एक बार मेरे को वापस बता दीजिए कि आवाज आ रही है सभी को?
वॉइस मेरी एकदम क्लियर है? एक बार थम्स अप भेज दीजिए लास्ट बार। वॉइस क्लियर है ना सभी को? जल्दी से एक बार थम्स अप भेज दीजिए, हम आगे चल रहे हैं। मधु तोमर कह रहे हैं यस। ठीक है, अब अगली परिभाषा में चलते हैं हम। अगली परिभाषा कौन बता रहे थे? अगली परिभाषा कह रहे थे मार्टिन साहब। अब मार्टिन साहब क्या कहते हैं? दोस्तों हमें यहाँ से कैसे याद रखना है, चलो एक बार पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं। ये कहते हैं खेल प्रशिक्षण नियोजित व नियंत्रित प्रसंस्करण है जो एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जटिल स्पोर्ट्स मोटर प्रदर्शन, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स मोटर परफॉर्मेंस, कार्य करने की क्षमता व व्यवहार में परिवर्तन सामग्री विधियों का संगठन व उपाय के माध्यम से किया जाता है। ये तो याद ही नहीं होगा, याद नहीं होगा तो कैसे याद करना पड़ेगा? दोस्तों सबसे पहले, अगर कोई छोटा बच्चा अगर कोई छोटा बच्चा अगर हिंदी में ये नाम लिखना सीखता है मार्टिन, तो सबसे पहले तो उसके क्या लिखना पड़ेगा? मार्टिन लिखना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? ये र की मात्रा लगानी पड़ेगी। तो जो भी नया हिंदी समझता है, सीखता है, उसके लिए शब्द कैसा है? जटिल है। मतलब लिखने में कैसा है? कैसा जटिल है। मार्टिन तो नाम से ही लग रहा है कि जटिल है। अब जटिल है तो इन्होंने परिभाषा में भी किसका उपयोग किया है? जटिल स्पोर्ट्स मोटर प्रदर्शन। बस इतनी सी चीज याद रखनी है। जैसे ही शब्द आएगा मार्टिन, कैसा लिखने में कैसा है? जटिल है। जटिल है तो परिभाषा में भी क्या होगा? जटिल स्पोर्ट्स मोटर प्रदर्शन। इंग्लिश में बात करूं तो कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स मोटर परफॉर्मेंस। बस इतनी सी चीज थी। तो अभी तक ये चार परिभाषा जो है वो एग्जाम में अधिक पूछी जाती है। हमको ये परिभाषा बिल्कुल याद नहीं करनी। अगर हम याद करते हैं तो हम स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ क्या करना था? हमें सिर्फ चार शब्द याद करने हैं, हर परिभाषा के एक या दो शब्द। एक या दो शब्द बताइए सर वापस एक बार। सबसे पहली परिभाषा पढ़ी थी हरदयाल सिंह जी की, जो क्या कहते हैं? जो कहते हैं शैक्षणिक प्रक्रिया है वो वैज्ञानिक सिद्धांत है। ठीक है। दूसरी परिभाषा पढ़ी थी मैटव्यू साहब की, जो क्या कहते हैं? मूल रूप है म से मैटव्यू, म से मूल रूप या मौलिक रूप। तीसरी परिभाषा अपन ने पढ़ी थी हर्रे साहब की, जिन्होंने क्या करता? हार गए थे, कॉपी कर लिया था हरदयाल सिंह जी को। यानी कि क्या था? शैक्षणिक प्रक्रिया और वैज्ञानिक ज्ञान, वहां सिद्धांत था। देखो हरदयाल सिंह, सिंह से क्या हो गया? ये सी आ रहा है। सी आ रहा है तो यहाँ पे क्या था? सिद्धांत था। ये क्या है? हर्रे साहब, तो हर्रे साहब का क्या हो गया? वैज्ञानिक ज्ञान। सिर्फ ये एक शब्द चेंज है और पूरी परिभाषा बदल जाएगी। अगले है कौन सा? मार्टिन। कैसा? लिखने में ये तो मुश्किल है। जब लिखने में मुश्किल है तो परिभाषा में भी क्या था? जटिल स्पोर्ट्स मोटर प्रदर्शन। जहां पर ये शब्द मिले, सीधा क्या लगाना है? मार्टिन साहब ने दी है परिभाषा। बस इतनी सी आपको बात ध्यान रखनी है। एक परिभाषा हम और देख लेते हैं, जो है बोम्पा साहब की। तो बोम्पा साहब ने क्या बोला, इसको भी देख लेते हैं। ये भी अभी हाल ही में एग्जाम में पूछी गई है। तो ये कहते हैं प्रशिक्षण तीव्रता, मात्रा और बारंबारता जैसे तत्वों को इस प्रकार नियंत्रित करता है कि शरीर में शारीरिक अनुकूलन हो सके और प्रदर्शन बेहतर हो सके। ट्रेनिंग इज द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स लाइक इंटेंसिटी, वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी टू कॉज फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन दैट लीड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इन्होंने तीन चीजों का बताया है: तीव्रता, मात्रा और यहाँ पर लिख दो आप आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो इन तीन का क्या बोला है कि क्या हो जाए? ऐसा अनुकूलन हो जाए, यानी कि एडेप्टेशन हो जाए। तो बोम्पा साहब बात करते हैं अनुकूलन पर, किन तीन चीजों की, जो हम आगे जाके देखेंगे कौन कौन सी है? तीव्रता, प्रशिक्षण तीव्रता, मात्रा और आवृत्ति। तो बोम्पा साहब ने किसकी बात की थी? कि अनुकूलन करने की, कि जो भी हम सीख रहे हैं उसका क्या हो जाए? अनुकूलन हो जाए। तो सर अभी तक आपने सब पांच परिभाषा दिखाई है। जो शॉर्ट नोट्स अभी तक हम बनेंगे, 6 लाइन से अधिक नहीं होने चाहिए। इस बात का बहुत ध्यान रखना। अगर शॉर्ट नोट्स मेरे अधिक होंगे तो मेरे अंदर साइकोलॉजिकल प्रेशर आएगा कि साहब मेरे को इतनी मोटी किताब पढ़नी है। हमारे पास सिर्फ 90 से 100 पेज में 3 महीने के अंत तक वो एक शॉर्ट नोट्स तैयार होने चाहिए। और उसमें बस जो एग्जाम के जो 2 घंटे बचेंगे, 2 घंटे मतलब मैंने आपको बताया था कि जब 13 सितंबर को आप एग्जाम देने जाओगे तो आपका पेपर होगा एक 9 से 11 या 8 से 10, और दूसरा पेपर होगा 2:30 से 4:30। जब 2:30 से 4:30 होगा तो आपके पास यहाँ पर कितने घंटे बचेंगे? सर 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे में वो 90 पेज आपके बार बार रिवाइज होने चाहिए।
और उस 90 पेज को आप क्या करोगे जब आपका कोर्स हो जाएगा, जब आप जीके ज़्यादा पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे को हर 2-3 दिन में वो 90 पेज निकालना है। तो उससे आपकी ऐसी तैयारी होगी कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे, कोई भुला ही नहीं पाएगा आपको उन चीज़ों को। तो ध्यान रखना ये शॉर्ट नोट्स आपको इस तरीके से बनाने हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम अपनी क्लास में, इन सबको एक बार मिटा के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये 5 परिभाषा पढ़ी थी और एक हमने पढ़ा था खेल प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य, जो क्या कहता है कि खिलाड़ी को क्या करना, उच्च खिलाड़ी को टॉप परफॉर्मेंस के लिए यानी कि उच्च प्रदर्शन के लिए क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब देखते हैं खेल प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या है यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि क्यों खेल प्रशिक्षण। एक मुख्य उद्देश्य तो मैंने आपको बता दिया था, पर और क्या है? तो और सबसे पहले जब भी खेल प्रशिक्षण करते हैं, आपने भी जब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की होगी, तो मैंने कहा कि आप अगर 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 5 महीना, 1 साल, जब भी आप ट्रेनिंग लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, तो आपकी शारीरिक क्षमताओं में क्या होता है, विकास होता है। अगर मान लो कि मैंने कहा कि आप जिम गए, जब आप जिम स्टार्ट किया तो हो सकता था आप 5 किलो उठा पा रहे थे। अब 1 महीने आप जिम करते हो तो क्या होता है, आप 10 किलो, 15 किलो पे पहुँच जाते हैं। तो क्या हुआ, आपकी शारीरिक क्षमताओं में क्या हुआ, विकास हुआ। तो वही है खेल प्रशिक्षण का पहला उद्देश्य कि शारीरिक तैयारी यानी कि फिजिकल प्रिपरेशन, खेल को किसी विशेष घटना के लिए आवश्यक सामान्य विशेष फिटनेस घटकों को क्या करना, विकसित करना। ठीक है, अब अगला क्या है, तकनीकी तैयारी। अभी भी हम खेल खेलते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे कौशल होते हैं, जैसे क्रिकेट में बात करूं, स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, कोई भी गेम लो आप, टेनिस में बात करो, फोरहैंड शॉट, बैकहैंड शॉट, तो हर चीज के, हर गेम के क्या होंगे, कौशल होंगे। तो वो तकनीकी तैयारी भी करता है कि खेल के बुनियादी कौशल को क्या करना, सुधारना या सीखना। अगला क्या है, सामरिक तैयारी जिसे कहते हैं टैक्टिकल। वो क्या होता है, तो खेल प्रतियोगिता के दौरान कौशल तकनीक का रचनात्मकता से उपयोग कैसा किया जाए। तो अगला है टैक्टिकल, पहले पढ़ा था क्या, शारीरिक तैयारी, फिजिकल, दूसरा क्या पढ़ा, टेक्निकल, तीसरा क्या पढ़ा, टैक्टिकल, यानी क्या है, सामरिक तैयारी, और चौथा क्या है, आपका मानसिक विकास होता है। हम बहुत कम देखते हैं, पहले देख लेते हैं मानसिक रूप से खिलाड़ी को क्या तैयार करना। आपने बहुत कम देखा होगा कि कोई खिलाड़ी जो है वो सुसाइड करता है, भी नहीं करता है। तो क्या हो गया कि जो खेल है वो क्या कर रहा है, मानसिक तैयारी यानी कि उसको मेंटली क्या कर रहा है, टफ बना रहा है। ठीक है, तो ये और 4 उद्देश्य थे। कई बार पूछा जाता है कि साहब इसको याद कैसे करें? तो आप सब ने, जब आप स्कूल में थे, जभी भी आप स्कूल में थे, तो वहाँ क्या होता था कि वहाँ पर हमारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी, ठीक है सर, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी, जब भी हमारा रिजल्ट आता था या कुछ होता था, तो वहाँ पर बस आपको ये इतनी सी शब्द याद रखनी थी, क्या, पीटीटीएम, यानी कि आपकी क्या हुई थी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई थी, और यही शारीरिक शिक्षा के क्या है, यानी कि खेल प्रशिक्षण के क्या है, उद्देश्य है। पी से क्या था, फिजिकल, टी से क्या था, टेक्निकल, टी से क्या था, टैक्टिकल, और एम से क्या था, मेंटल, यानी कि मानसिक। तो ये उद्देश्य थे। आगे चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। अब ये कहता है खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत, यानी कि बात करूं इंग्लिश में तो इसे कहते हैं क्या, प्रिंसिपल्स, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत क्या है, अब मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, 11-12 प्रिंसिपल है। इसमें से जो मुख्य रूप से जो एग्जाम में कौन कौन से पूछे जाते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, पर अभी एक बार हम सबको डिटेल में पढ़ते हैं, अंत में आपको बताऊंगा। दो प्रिंसिपल ऐसे हैं, दो सिद्धांत ऐसे हैं जो अधिक बार आरपीएससी हो, अधीनस्थ बोर्ड हो या कोई और हो, वहां पर क्या है, ये हमारे वहां पर अधिक पूछा जा रहा है। तो हम देखते हैं, सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है निरंतरता का सिद्धांत, जिसे हम ये भी कह सकते हैं लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये क्या कहता है, खेल प्रशिक्षण में लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यास कैसा होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। दोस्तों, चाहे बात खेल की हो या पढ़ाई की हो, आप अभी पहली क्लास में जुड़े हैं, तो यहाँ पर अगर आपको भी अच्छी तरीके से अच्छे रिजल्ट लेने हैं, तो आपको रोज लाइव क्लास में जुड़ना पड़ेगा और रोज क्लास लेनी पड़ेगी। तो यही कह रहा है कि जब भी अगर खेल प्रशिक्षण में अगर आपको लाभ प्राप्त करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास कैसा होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। तो यही है पहला सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, कि हमको क्या रहना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा, निरंतर रहना पड़ेगा। अगला सिद्धांत चलते हैं, भार में प्रगतिशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव लोड। तो अब ये क्या कहता है कि आपका जो लोड है वो कैसा होना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊं, जैसे अगर जो हम क्लास ले रहे हैं, तो हमारी जो डेली क्लास होगी वो अभी होगी 1.25 से 1.5 घंटा, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनसे मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं कि सर हमने पिछले बीपीएड हो या पिछले 2-3 सालों में नहीं पढ़ा है, हम बस आपसे जुड़े हैं और आपसे स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो अब अगर मैं उनको एकदम से 5-5 घंटे की क्लास ले लूंगा,
तो क्या हो जाएगा, ऊपर से जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। और यही सिद्धांत ये समझाता है कि प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, यानी कि जो भार है वो कैसा होना चाहिए, या भारत में लिख दिया है तो जो भार जो है वो कैसा होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए, यानी कि धीरे धीरे क्या होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो भार में प्रगतिशीलता का सिद्धांत, यानी कि जो भी आपको भार दे रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ाए। तो यह मेरा तरीका रहेगा कि पहले जो पहला महीना होगा, यानी कि अक्टूबर का महीना रहेगा, उसमें हम जो क्लासेस लेंगे वो मात्र सवा घंटे की, 1.5 घंटे की। फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको भार को बढ़ाएंगे, हम 2 घंटे तक जाएंगे। तो आपको भी इस तरीके से ही भार देना है। तो यही होता है, अभ्यास के दौरान शारीरिक व मानसिक भार को खिलाड़ियों की क्षमता अनुसार धीरे धीरे अनुकूलता के साथ क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तीसरा सिद्धांत चलते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, अब ये क्या कहता है, ये सिद्धांत बताता है कि यहाँ पर चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कितने भी जने देख रहे हैं इस वीडियो को, हमारी सबकी शारीरिक क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं, बौद्धिक क्षमताएं, सब क्या है, अलग अलग है। तो जब कोच होता है उसके सामने भी जो जो खिलाड़ी आते हैं, उन सबकी भी क्या होती है, क्षमताएं अलग होती है। अब क्षमताएं अलग कैसे होती है, कि कोई खिलाड़ी 400 मीटर ही दौड़ सकता है, कोई खिलाड़ी 2 किलोमीटर भी दौड़ सकता है, कोई खिलाड़ी 5 किलोमीटर भी दौड़ सकता है। तो यह सिद्धांत समझाता है कि जो खिलाड़ी है उनको उनकी क्षमताओं के अनुसार क्या देना चाहिए, भार दिया जाना चाहिए। तो ये क्या है, हर खिलाड़ी की शारीरिक बनावट, शारीरिक शरीर क्रिया विज्ञान, अनुवांशिकता व अन्य स्तर क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अतः अभ्यास कराते समय जो प्रशिक्षण है वो समस्त पहलू को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो यह था हमारा तीसरा सिद्धांत। आगे चलते हैं चौथे सिद्धांत की तरफ। वो क्या कहता है, वो कहता है क्रमबद्ध व योजनाबद्ध, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड। अब ये क्या सिद्धांत कहता है, ये सिद्धांत पे मैंने पहले भी बात करी थी। मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, एक सिस्टम से चलेंगे। पहला मैंने आपको टॉपिक बताया खेल प्रशिक्षण। तो अब अगले दिन मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगा, जब तक ये यूनिट हमारा खत्म नहीं होगा। हम इसी को ही आगे चलाएंगे, चाहे 5 दिन हो, 7 दिन हो, 10 दिन हो, जैसे जैसे होगा। तो वही है कि जो भार है वो भी कैसा होना चाहिए, एक तो व्यवस्थित होना चाहिए, यानी कि क्रमबद्ध होना चाहिए, और साथ में कैसा होना चाहिए, योजनाबद्ध। और दूसरी चीज, मैंने अपने दिमाग में एक योजना बनाई है कि किस तरीके से ये जो कोर्स रहेगा, हमारा लक्ष्य बैच रहेगा, इसको किस तरीके से हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो वही चीज है कि प्रशिक्षण करवाने से पूर्व वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित क्रम पूर्ण योजना को बनाया जाना चाहिए व उसी के अनुरूप क्या दिया जाना चाहिए, प्रशिक्षण करवाया जाना चाहिए। तो ये सिद्धांत कहता है कि पहले एक योजना बनाओ। तो मैंने भी क्या करी, योजना बनाई, और उसी के अनुरूप क्या करेंगे, हम चलेंगे। यानी कि क्या करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे, यानी कि पहला ये यूनिट है तो इसको पूरा करेंगे। तो ये थे हमने 4 सिद्धांत। अब दोस्तों ये अभी तक जो 4 सिद्धांत थे, ये इतने नहीं पूछे जाते एग्जाम की दृष्टि से अगर मैं देखूं। और जो आपको शॉर्ट नोट्स बनाओगे, तो आपको भी उसके अंदर सिर्फ 4 लाइन और लिखनी है। 4 लाइन क्या क्या लिखनी है, पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, नाम से समझ आ रहा है क्या रहना चाहिए, निरंतर रहना चाहिए। दूसरा सिद्धांत क्या था, भार में प्रगतिशीलता का सिद्धांत, नाम से समझ आ रहा है कि भार को धीरे धीरे क्या करना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा सिद्धांत क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, नाम से समझ आ रहा है हर कोई क्या है, व्यक्तिगत क्या है, विभिन्न है, तो उसके अनुसार जो है भार दिया जाना चाहिए। चौथा क्या है, क्रमबद्ध व योजनाबद्ध, फिर नाम से क्लियर हो रहा है कि एक योजना होनी चाहिए और एक क्रम से दिया जाना चाहिए। तो अभी जो नाम से क्लियर होंगे वहां से प्रश्न नहीं बनेंगे। तो ये हमको बस जो शॉर्ट नोट्स होंगे सिर्फ 4 लाइन में खत्म करना है, अधिक नहीं लिखना है बिल्कुल भी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये क्या कहता है, ये कहता है अगला जो सिद्धांत है वो है सामान्य व विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत। यहाँ पर एक शब्द जोड़ देता हूं, सामान्य व विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि अभी हम लोग सब एक साथ पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सामान्य तैयारी का सिद्धांत है। अगर मान लो ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पर कुछ चीजों को, कुछ बच्चों को, हम जब कोर्स खत्म करेंगे वहां पर अगर मान लो कि कुछ बच्चों को मेरे पास डाउट आता है कि सर ये जो टॉपिक है हमको ढंग से समझ नहीं आया, तो आप ऐसा करो कि आप इस टॉपिक को एक बार वापस हमें समझा दो। तो फिर क्या होगा कि मैं वापस आऊंगा लाइव, मैं वापस वो टॉपिक आपको समझा दूंगा। तो वही चीज है, ये कहता है कि जब सामान्य तरीके का होता है तो उसमें सभी एक साथ पढ़ते हैं। जब विशिष्ट होता है तो उसमें कुछ बच्चे आते हैं या कुछ बच्चों को एक विशिष्ट तैयारी दी जाती है। जैसे कि हम देखते थे जब हम स्कूलों में थे, तो वहां पर क्या होता था, हमारे स्कूल का टाइम होता था 7 से 1 बजे तक, 2 बजे तक। तो वहां पर सब एक साथ पढ़ते थे। फिर आपने भी ऐसी चीज देखी होगी कि 2 बजे के बाद कुछ बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी। उस एक्स्ट्रा क्लास में क्या होता था, या तो वो बच्चे क्या होते थे कि
इंटेलिजेंट होते थे तो क्या हुआ कि उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाई जा रही ताकि स्कूल का रिजल्ट क्या हो, अच्छा हो। या फिर वो बच्चे क्या होते थे कि वो थोड़े मेंटली क्या होते थे, कम होते थे। मतलब इंटेलिजेंसी उसमें जो होती थी, सामान्य बच्चों से क्या होती थी, कम होती थी। तो उनके लिए भी क्या होती थी, विशिष्ट क्लास लगाई जाती थी। तो वही है सामान्य व विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत। यानी कि प्रशिक्षण के दौरान सामान्य व विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। सामान्य लक्ष्यों में सभी खिलाड़ियों को साथ रखा जाता है, लेकिन विशिष्ट तैयारी में कुछ विशिष्ट तत्वों का अभ्यास करवाया जाता है। तो यही है सामान्य व विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत। देख ले, वापस देख लो। सामान्य लक्ष्य में क्या कर रहे हैं, सभी खिलाड़ी को क्या कर रख रहे हैं, साथ रख रहे हैं। पर विशिष्ट तैयारी में क्या कर रहे हैं, कुछ विशिष्ट तत्वों का क्या करते हैं, अभ्यास करवाया जाता है। अब आगे अगला सिद्धांत है स्पष्टता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। अब सर ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि आप लोग सब तैयारी करने के लिए जुड़े हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या है, पीटीआई 2026 बनना। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, आपको पीटीआई 2026 बनाना। तो यहाँ पर क्या है, लक्ष्य क्या है, सेम है। अगर ऐसी चीज होती कि आप लोग तो पीटीआई की तैयारी करने के लिए जुड़े हो, मैं आपको पटवारी की तैयारी करवा रहा हूँ, मैं आपको आरएस की तैयारी करा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, हम दोनों के जो लक्ष्य है वो समान नहीं है। हम दोनों के अंदर जो क्लैरिटी है, स्पष्टता है, वो नहीं है। अगर ये नहीं होगी तो हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ये कहता है कि जो भी कोच होता है और जो खिलाड़ी होता है, प्रशिक्षक होता है और जो खिलाड़ी होता है, उनके मध्य कैसा होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए कि हमें कहाँ तक जाना है, हमें किस हमारा लक्ष्य क्या है। आगे चलते हैं, ये क्या कह रहा है देख लो। खिलाड़ी व प्रशिक्षक दोनों को अपने लक्ष्य की क्या होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला सिद्धांत चलते हैं, चक्रियता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पीरियडाइजेशन। अब ये क्या कहता है, पीरियडाइजेशन, चक्रियता का सिद्धांत। ये कहता है संपूर्ण प्रशिक्षण काल अधिक व्यवस्थित करने व प्रगति को बढ़ाने हेतु छोटे छोटे काल में क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। अब देखो, फिर नाम से देखो क्या है, चक्रियता का सिद्धांत। अब मैंने आपकी पढ़ाई के लिए क्या किया है, मैंने एक योजना बनाई कि जो योजना रहेगी वो हम 3 से 4 महीने में क्या करेंगे, कोर्स की समाप्ति करेंगे। उन 4 महीनों को मैंने क्या किया, छोटे-छोटे भाग में बाँट दिया। कैसे बाँटा? कि मैं 8 से 10 दिन क्या कराऊँगा, खेल प्रशिक्षण कराऊँगा। फिर 8 से 10 दिन मेरा दूसरा यूनिट होगा। फिर 15 दिन का हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी होगा। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, छोटे-छोटे चक्र में क्या कर दिया, बाँट दिया। और यही ये सिद्धांत कहता है कि अगर एक कोई बड़ा चक्र है, अगर एक 4 महीने का चक्र है, 1 साल का चक्र है, 2 साल का चक्र है, तो उसको क्या करो आप, छोटे-छोटे चक्रों में बाँट दो। और फिर देखो कि आप लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहे हो या नहीं। तो इसी में यही है कि संपूर्ण प्रशिक्षण काल अधिक व्यवस्थित करने व प्रगति को बढ़ाने हेतु क्या करना है, छोटे-छोटे काल में बाँट देना है। और दोस्तों यही वो पहला सिद्धांत है। मैंने बताया था 2 सिद्धांत क्या है, एग्जामिनर अधिक पूछता है, और यही सिद्धांत है जिसको क्या करता है, एग्जामिनर एग्जाम में अधिक पूछा जाता है। चक्रीयता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पीरियडाइजेशन। तो उसमें क्या किया, छोटे-छोटे क्या कर दिया, पीरियड में बाँट दिया, यानी कि चक्र में बाँट दिया। तो इसको आप इम्पोर्टेंट लगाना और इसको ढंग से याद रखना है। अगला सिद्धांत है परिणाम प्राप्ति का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है कि प्रशिक्षण अंतिम लक्ष्य की निर्धारित उद्देश्य की क्या है, प्राप्ति है। प्रशिक्षण क्या है कि जो भी हमारा लक्ष्य है उसकी क्या है, प्राप्ति है। हमने लक्ष्य क्या बनाया है, पीटीआई 2026 बनना। तो वो क्या है, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति है, वही क्या है, प्रशिक्षण करना है। तो ये कहता है परिणाम प्राप्ति का सिद्धांत। अब ये भी नाम से क्लियर हो रहा है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, प्रतिवर्तीता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये क्या कह रहा है, जब खिलाड़ी लंबी अवधि तक खेल में अनुपस्थित होता है तो शारीरिक क्षमताओं व प्रदर्शन में गिरावट देखने को मिलती है। और यही वो दूसरा सिद्धांत है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझना। ये क्या कहता है, जैसे मान लो कि आज हम सभी एक साथ प्रशिक्षण को स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेनिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्या होता है, हम 1 महीने तक सब एक साथ पढ़ते हैं, और फिर 1 महीने बाद क्या होता है, मुझे कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर मेरे घर में शादी है, सर मुझे बाहर घूमने जाना है, सर मैं अभी नहीं पढ़ सकता, और वो किसी प्रकार क्या करते हैं, इस प्रशिक्षण को यहाँ से तोड़ देते हैं, यानी कि अब पढ़ना बंद कर देते हैं। जब बंद करते हैं और मान लो उन्होंने बंद किया, सपोज 20 दिन के लिए, वो 20 डेज के लिए वो कोई एग्जाम में चले गए, वो शादी में चले गए, वो बाहर चले गए, तो क्या होगा, प्रशिक्षण टूटा। जब भी प्रशिक्षण प्रशिक्षण टूटेगा तो आप पुराना वाला क्या होगा, भूलेंगे। तो इसी तरीके से क्या होता है, खेल में होता है। आप मेरे पास पहले दिन जिम में आए, हमने एक साथ क्या किया, जिम को स्टार्ट किया तो आप मान लो
कि यहाँ तक 1 महीने तक जिम कर रहे थे तो आप पहुंच गए 20 किलो तक। स्टार्ट किया था हमने 5 किलो से, आप 20 किलो पे पहुंच गए। फिर आपने क्या किया, 20 दिन का गैप डाल दिया, 15 से 20 दिन का। अब जब आप गैप डालेंगे तो क्या होगा, वापस जब आप 15 दिन बाद आओगे तो आप 20 किलो को नहीं उठा पाओगे, आप वापस आ जाओगे 10 किलो पे, 12 किलो पे। आपकी शारीरिक क्षमताओं में क्या हुई है, गिरावट देखने को मिली है। और यही वो सिद्धांत कहता है कि जब खिलाड़ी लंबी अवधि तक खेल में क्या होता है, अनुपस्थित होता है, तो शारीरिक क्षमता व प्रदर्शन में क्या होता है, गिरावट देखने को मिलती है। और यही दूसरा सिद्धांत है जो एग्जामिनर अधिक पूछता है। नाम ध्यान रखना, प्रतिवर्तिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कि अगर आप लंबी अवधि तक अनुपस्थित रहोगे तो आपकी शारीरिक क्षमताओं में क्या होगी, गिरावट देखने को मिलेगी। वो मैंने आपको इस जिम के एग्जाम्पल से और अच्छे से बता दिया, तो इसको ध्यान रखना है। तो अभी तक जो दो सिद्धांत है जो अधिक एग्जामिनर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे, पहला था चक्रियता का सिद्धांत। क्या किया हमने, हमने पूरे चक्र को क्या किया, छोटे छोटे चक्र में बांट दिया। दूसरा क्या था, प्रतिवर्तिता का सिद्धांत। ये कहता है कि अगर अगर प्रशिक्षण काल में अनुपस्थिति होती है या फिर एक लंबा ब्रेक होता है तो क्या होगा, शारीरिक क्षमताओं में गिरावट देखने को मिलती है। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं हम अगले सिद्धांत के ऊपर। अगला सिद्धांत है आराम व क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी। अब यह सिद्धांत क्या कहता है कि जो प्रशिक्षण सत्र के मध्य भार के अनुसार क्षतिपूर्ति का जो समय है वो क्या होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो ये हमारी ट्रेनिंग चल रही है, तो इसमें क्या है, ये मैं आपको क्या दे रहा हूँ, भार दे रहा हूँ। ये मैंने भार दिया, तो मेरे को यहाँ पर क्या देना चाहिए, मेरे को आपको यहाँ पर रेस्ट या क्षतिपूर्ति या रिकवरी, कुछ भी मेरे को आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अगर वो देंगे तभी आप क्या करोगे, तभी आपके अंदर शारीरिक क्षमताओं में क्या होगा, विकास होगा। अगर मैं आपको रेस्ट नहीं दूंगा तो आपको क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी। तो वही चीज है कि प्रशिक्षण सत्र के मध्य भार के अनुसार क्या होनी चाहिए, क्षतिपूर्ति भी होनी चाहिए, यानी कि रेस्ट भी होना चाहिए, ताकि आप क्या कर सके, रिकवरी कर सके। तो वही ये सिद्धांत कहता है, आराम व क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, जो कि नाम से क्लियर हो रहा है। अगला सिद्धांत है भार व अनुकूलन का सिद्धांत। ये क्या कहता है, अडेप्टेशन ऑफ लोड, प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेशन ऑफ लोड। ये क्या कहता है, पश- प्रशिक्षण के पश्चात शरीर को पुनः सामान्य अवस्था में, यहाँ पे नाम जोड़ देता हूं, क्या लिखना है, प्रशिक्षण के पश्चात शरीर को पुनः सामान्य अवस्था में लाना। यानी कि क्या कह रहा है, प्रशिक्षक पूर्व भार के अनुकूलन के बाद ही अतिरिक्त भार को खिलाड़ी के रूटीन में जोड़े। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये कहता है कि यहाँ से आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की, जब आप पहले दिन आपने 5 किलो का उठाया, 5 किलो का जब वजन उठाया, तो जब पहले दिन आपको मुश्किल लग रहा था, पर कुछ दिन होंगे तो ये 5 किलो क्या लगेगा, आसान लगेगा। यानी कि इसका मतलब है कि आपकी बॉडी ने इस लोड को, यानी कि इस भार को क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया, अनुकूलन कर लिया कि सर अब मेरे को ये भार आसान लग रहा है, तो आप मेरे को क्या करो, 7.5 किलो का भार दो। तो वही ये कह रहा है कि प्रशिक्षक पूर्व भार के अनुकूलन के बाद ही, जब आपकी बॉडी अडेप्ट कर ले, अनुकूलन कर ले, उसके बाद ही क्या करो, अतिरिक्त भार को लाओ। अगर आपकी बॉडी 5 किलो नहीं उठा पा रही, मैं आपको 15 किलो दूंगा तो क्या होगा, नीचे गिरोगे। तो वही चीज है कि जब अनुकूलन हो जाए तो क्या करना है, अतिरिक्त भार को खिलाड़ी के रूटीन में जोड़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आखिरी सिद्धांत है गरमाने व शीतलीकरण का सिद्धांत। दोस्तों इस सिद्धांत से हम सभी वाकिफ है कि प्रिंसिपल ऑफ वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन, यानी कि खेल खेलने से पहले हमें क्या करना चाहिए, गरमाना चाहिए, यानी कि वार्मिंग अप करना चाहिए, और खेल खेलने के बाद हमें क्या करना चाहिए, शीतलीकरण करना चाहिए, जिसे कहते हैं कूलिंग डाउन या लिम्बरिंग डाउन। तो वही कह रहा है, खेल से पूर्व शरीर में होने वाली क्रिया को ढालना तथा खेल के अनुकूलन चाहिए, तथा खिलाड़ी भार का अनुकूलन करने में सफल हो। यानी कि खेल से पूर्व हमें गरमाना चाहिए और खेल खेलने के बाद क्या करना चाहिए, शीतलीकरण होना चाहिए। तो ये थे हमारे 12 सिद्धांत। 12 सिद्धांत को अगर मैं वापस एक बार देखूं, रिवीजन करवाऊं आपसे, एक बार हम वापस एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सिर्फ 2 मिनट में तैयार हो गई सब? एक बार थम्स अप लगा दो, सब तैयार है? रिवीजन कर ले अभी तक जो हमने पढ़ा है, फटाफट 2 मिनट के अंदर हमको रिवीजन करना है। आप देखते हैं अभी आप लोग कितनी बादाम खा के आए हो, अभी पता चल जाएगा कि आज सुबह आपने कितनी बादाम खाई है। अगर चीजें याद हो रही है तब तो मजा आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था, क्या देखा था दोस्तों, प्रशिक्षण शब्द, ट्रेनिंग को देखा था। 3 शब्द, 3 क्या थे, किसा एक था संगठित, व्यवस्थित और निर्देशात्मक। सभी ग्रुप में संगठित, व्यवस्थित, एक सिस्टम से चलना,
और निर्देशात्मक मतलब क्या था कि एक निर्देश दे रहा है और दूसरे निर्देशों को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। खेल प्रशिक्षण की बात की तो एक मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था कि खिलाड़ी को उच्चतम स्तर के खेल प्रदर्शन के लिए क्या करना, तैयार करना, टॉप परफॉर्मेंस के लिए क्या करना है, तैयार करना है। अगली स्लाइड में हमने देखा चार परिभाषा और उसके बाद थी एक और। पहली परिभाषा थी हरदयाल सिंह जी की, सिर्फ दो शब्द। कौन से दो शब्द? फटाफट लिखने कमेंट बॉक्स में, कौन से दो शब्द पढ़े थे हमने? पहला पढ़ा था शैक्षणिक प्रक्रिया, दूसरा पढ़ा था वैज्ञानिक सिद्धांत। फटाफट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट में लिखो, जैसे लिखना है, ये दो शब्द मेरे को चाहिए। हरदयाल सिंह जी क्या कहते हैं? शैक्षणिक प्रक्रिया, वैज्ञानिक सिद्धांत। उसके बाद दूसरी परिभाषा किसकी थी? मैटवीय। म से मैटवीय, म से क्या था? मूल रूप या मौलिक रूप। तीसरी परिभाषा किसकी थी? हर्रे साहब की। हर्रे साहब क्या कहते हैं? कॉपी किया था, किसको किया था? हार गए थे, कॉपी कर लिया था। कॉपी किसको किया था? हरदयाल सिंह जी को। क्या दिया था? शैक्षणिक प्रक्रिया और वैज्ञानिक ज्ञान। ठीक है। चौथी परिभाषा थी मार्टिन। भाई साहब नाम से ही क्या है? मुश्किल है, जटिल है। जटिल है तो परिभाषा में क्या लिख दिया? जटिल स्पोर्ट्स मोटर प्रदर्शन। और पांचवी परिभाषा अपने देखी थी बोम्पा साहब की, जो क्या कहते थे? अनुकूलन कहने की बात कर रहे थे। यानी कि देख लो, तीव्रता का मात्रा का और आवृत्ति जैसे तत्वों को क्या करना? अनुकूलन करना। ये परिभाषा थी बोम्पा साहब की। क्लियर है सभी को? ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखे थे और उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव क्या थे? सर स्कूल में पीटीएम होती है, वही उद्देश्य थे। पीटी टीएम, दो बार टी को लिख दिया। पहला क्या था? फिजिकल, दूसरा क्या था? टेक्निकल यानी कि तकनीकी, तीसरा क्या था? टैक्टिक्स यानी कि सामरिक, और चौथा क्या था? एम से था मेंटल टफनेस यानी कि मानसिक तैयारी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या था? हमने देखे सिद्धांत। पहला सिद्धांत था निरंतरता का सिद्धांत। क्या होना चाहिए प्रशिक्षण में? क्या होना चाहिए? निरंतर होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत भार में क्या होना चाहिए? प्रगतिशीलता का सिद्धांत। ये क्या कहता है? भार को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। तीसरा सिद्धांत व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। हर कोई क्या है? अलग है, तो हर किसी की क्षमताओं के अनुसार क्या देना चाहिए? भार देना चाहिए। अगला क्या सिद्धांत कहता है? क्रमबद्ध व योजनाबद्ध, यानी कि पहले से चीजें प्लान होनी चाहिए, एक योजना होनी चाहिए, और फिर हमको क्या करना चाहिए? क्रम में चलना चाहिए। अगला सिद्धांत क्या कहता है? सामान्य व विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत। सब एक साथ मिल रहे हैं, सामान्य तैयारी, कुछ लोग हैं विशिष्ट तैयारी। अगला सिद्धांत क्या कहता है? स्पष्टता का सिद्धांत। प्रशिक्षक और खिलाड़ी के मध्य क्या होना चाहिए? स्पष्टता होनी चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। अगला सिद्धांत क्या कहता है? चक्रियता का सिद्धांत। पूरे चक्र को छोटे छोटे भाग में बांट देना, जो कि पहला इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सिद्धांत क्या कहता है? परिणाम प्राप्ति का सिद्धांत। प्रशिक्षण करने का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने परिणाम को क्या कर सके? प्राप्त कर सके। अगला सिद्धांत क्या कहता है? प्रतिवर्तिता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर हम प्रशिक्षण के दौरान क्या लगाएंगे? अनुपस्थित होंगे, लंबे समय तक ब्रेक लगाएंगे, तो हमारी शारीरिक क्षमताओं में क्या होगी? गिरावट आएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला सिद्धांत क्या कहता है? आराम व क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, यानी कि भार के साथ साथ आपको क्या देना चाहिए? लोड मिलना। भार के साथ साथ क्या मिलना चाहिए? लोड के साथ साथ आपको क्या देना चाहिए? रेस्ट या रिकवरी, क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए अवश्य। फिर क्या है? भार व अनुकूलन का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि पूर्व भार का अनुकूलन होने के बाद ही आगे और बढ़ाना चाहिए भार को। अगला सिद्धांत क्या कहता है? गरमाने व शीतलीकरण का सिद्धांत, यानी कि खेल खेलने से पहले गरमाना चाहिए, खेल खेलने के बाद शीतलीकरण करना चाहिए। तो ये था, हमने पढ़े सिद्धांत। चले भाई आगे, अभी तक सबको क्लियर है? सबको याद हो रहा है साथ साथ? बताओ भाई बताओ। तो ये आप सबको अभी तक जो सिद्धांत पढ़े हैं, सिर्फ एक एक लाइन सिद्धांत का नाम, और आपको जो समझ आया है शॉर्ट में, जो शॉर्ट में समझ आया है, उसको उस एक लाइन में सिद्धांत को खत्म करना है। अभी तक एक पेज से अधिक आपके शॉर्ट नोट्स नहीं होने चाहिए। ये पूरे नोट्स आप अपनी लॉन्ग कॉपी में लिख सकते हैं, जिसके हम पूरे नोट्स डिटेल में नोट्स वो हम बना सकते हैं, पर शॉर्ट नोट्स में यहाँ से आपको एक पेज बनाना है। इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर है भाई? अभी तक मात्र 40 मिनट की क्लास हुई है। क्लियर है अभी तक? एक बार थम्स अप। मजा आ रहा है सबको? हाउस द जोश? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं फिर। फटाफट फटाफट। सबको मजा आ रहा है भाई? हाउस द जोश? मोहसिन जी बोल रहे हैं यस सर। ऑल क्लियर सर। मधु तोमर। स्वरूप सिंह भाटी यस सर। दिलीप देवासी यस सर। चले आगे फिर। ठीक है, सबका जवाब आ गया है। आगे चलते हैं।
अब शुरुआत होती है, यहाँ से मुख्य रूप से खेल प्रशिक्षण की हम शुरुआत करेंगे। यहाँ से आपको क्या करना है कि कुछ शब्द है, पहले इन शब्दों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए कि शब्द क्या कह रहे हैं। फिर जब हम आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें ये चीजें याद रहनी चाहिए। छोटी-छोटी परिभाषा है सबकी, हमको यहाँ से समझना है। सबसे पहली परिभाषा है एंड्योरेंस, जिसे हिंदी में मैं लिख देता हूँ, क्या कहते हैं? सहनशीलता। जिसे हिंदी में कहते हैं सहनशीलता। कि सर एंड्योरेंस क्या होता है? द एबिलिटी टू सस्टेन फिजिकल एफर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक शारीरिक प्रयास को क्या करना? जारी रखने की क्षमता। दोस्तों ये परिभाषा आपको लिखी आएगी कि ये किसको समझा रही है? ये देख लो, ये एंड्योरेंस के यानी कि लंबे समय तक क्या कर रहे हैं? शारीरिक प्रयास को क्या कर रहे हैं? जारी रख रहे हैं। या फिर जब भी सहनशीलता का जिक्र होगा तो आपको एग्जाम में एक लाइन देखने को मिलेगी, क्या? थकावट की स्थिति में या थकान की, लिख देता हूं यहां पर, थकान की स्थिति में क्रिया को जारी रखना, क्रिया को जारी रखना, उसे कहते हैं हम क्या? सहनशीलता। तो यही है द एबिलिटी टू सस्टेन फिजिकल एफर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इंग्लिश में होगा द एबिलिटी टू सस्टेन फिजिकल एफर्ट इन द कंडीशन ऑफ फटीग। फटीग यानी कि थकान की स्थिति क्या होगा? लिखा हुआ आएगा। तो जैसे ही थकान की स्थिति होगा तो हम सीधा कहेंगे क्या है? यह सहनशीलता के बारे में बता रहा है, एंड्योरेंस के बारे में बता रहा है। अगला है स्ट्रेंथ, द एबिलिटी ऑफ मसल टू एक्सर्ट फोर्स, मांसपेशियों की बल लगाने की क्षमता। ये शक्ति की जब ये बात होती है, देखो स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है दोस्तों? हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पर, इसका मतलब होता है क्या? शक्ति। तो शक्ति की जब बात होती है तो जिसमें अधिक बल है, जो अधिक वजन को उठा सकता है, वो क्या होगा? शक्तिशाली होगा। तो वही चीज है कि मांसपेशियों की क्या है? बल लगाने की क्षमता। द एबिलिटी टू ऑफ मसल टू एक्सर्ट, क्या करना? फोर्स करना। तो ये होगा जब भी ऐसी चीज लिखी हुई आएगी तो हम किस पे जाएंगे? हम जाएंगे शक्ति की तरफ, कि या तो उसने क्या किया? वजन उठाया, या किसी को क्या किया? धक्का दिया, वो क्या होगा? अधिक शक्तिशाली होगा, जिसकी मांसपेशियां अधिक बल लगाने की कह रही है। आगे चलते हैं स्पीड को। स्पीड को हम हिंदी में लिखते हैं क्या? गति, या मैं लिख सकता हूँ क्या? चाल। ठीक है। अब ये क्या कहता है? द एबिलिटी टू मूव क्विकली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करना? फटाफट यानी कि क्विकली मूव करना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से गति करने की क्षमता। या इसकी परिभाषा में क्या लिखा हुआ होगा? कि कम समय में तय की गई दूरी। ये परिभाषा जो मैं लिख रहा हूं, ये आपको साथ में लिखनी है। कम समय में तय की गई दूरी, इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं गति। फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला देखो, मेरे को कुछ याद याद तो करना ही नहीं है, मेरे को चीजों को समझना है। फॉर्मूला क्या कहता है? एस। एस फॉर क्या होता है? स्पीड। आपने क्या कहा? कम समय में तय की गई दूरी। यानी कि मैंने ऊपर क्या लिखा? मैंने ऊपर लिखा दूरी को, और नीचे क्या लिखा? नीचे लिखा समय को। अब मैं परिभाषा बनाऊंगा, बन गई। कम समय में क्या की? दूरी को तय किया, तो उसे क्या कहा हमने? क्या कहा? स्पीड का। तो यही परिभाषा आपको याद रखनी है। ठीक है। अगली परिभाषा क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। इसे हम हिंदी में कहते हैं क्या? लचीलापन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे क्या कहते हैं? लचीलापन। ये क्या कह रहा है? द कैपेसिटी ऑफ जॉइंट्स टू मूव फ्रीली फ्रॉम टू मूव फ्रीली थ्रू अ रेंज ऑफ मोशन, जोड़ों की गति सीमा में स्वतंत्र रूप से घूमने की क्षमता। तो इसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि इसने क्या किया? कि जोड़ों की गति सीमा में स्वतंत्र रूप से, यानी कि अगर कोई जोड़ है वो कितना फ्रीली जो है वो घूम पा रहा है। जैसे मैंने कहा ये मेरा कोनी का जोड़ है, ये कितना आराम से घूम पा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी। तो इस चीज को हमको याद रखना है। आगे चलते हैं, और क्या क्या है? तो और है कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्या कहता है? शरीर के अंगों का सामंजस्य और एक साथ काम करना, हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स फॉर स्मूथ मूवमेंट। यानी कि एक साथ क्या करना? शरीर के विभिन्न अंगों का क्या करना? एक साथ कार्य करना। तो उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हम हिंदी में कहते हैं समन्वय योग्यता। समन्वय योग्यता, जिसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। शरीर के अंगों का सामंजस्य और एक साथ क्या करना? काम करना। आगे चलते हैं, एजिलिटी। ये क्या कहता है? तेजी से दिशा बदलने और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने की क्षमता। द एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन ऑफ क्विकली एंड इफेक्टिवली। यानी कि अगर मैं कोई दिशा में खड़ा हूं, मेरे को कोई इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, तो कितनी जल्दी मैं उस दिशा में परिवर्तित हो जाता हूं, उसे कहते हैं हम क्या? एजिलिटी। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? सर इसी हिंदी में कहते हैं चपलता। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, क्या लिखा? चपलता। यानी कि तेजी से क्या करना? दिशा बदलना, उसे कहते हैं चपलता। अगला देखते हैं, बैलेंस। बैलेंस को क्या है? द एबिलिटी टू मेंटेन बॉडी पोस्चर इन स्टैटिक और डायनेमिक पोजीशन।
यानी कि स्थिर या गतिशील अवस्था में शरीर का संतुलन बनाए रखने की क्षमता। यानी कि अगर मैं स्थिर खड़ा हूं तो मेरे को शरीर का संतुलन बनाए रखना है, अगर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, गति कर रहा हूँ, तो भी मेरे को क्या करना है, संतुलन बनाए रखना है। तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, बैलेंस। यानी कि यहाँ पर इसको हिंदी में क्या कहेंगे, संतुलन। ठीक है। अगली परिभाषा में देखता हूँ, रिएक्शन टाइम, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया। ये जो जितने भी जो शब्द है, इन शब्दों को हम डिटेल में ही पढ़ेंगे, जैसे सहनशीलता है, शक्ति है, लचीलापन है, समन्वय योग्यता है, इन सबको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी एक छोटा-छोटा आपके मन में क्या होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगला क्या है, रिएक्शन टाइम, यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ प्रतिक्रिया क्या, समय। तो सर ये क्या होता है? ये होता है टाइम टेकन टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, किसी उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देने में लगने वाला समय। कोई भी उत्तेजना है, उसके ऊपर आप कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करते हो। जैसे मैंने कहा कि ये क्या हुआ, ये देखो, इस तरीके से एक रूलर ड्रॉप टेस्ट होता है जो हम पढ़ेंगे परीक्षण मापन में। इस टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट में होता है कि ये सामने आपको क्या होता है, हाथ रखा होता है। अब ऊपर से क्या होता है, एक रूलर छूटती है, और कितनी जल्दी आप उस जो रूलर है, यानी कि जो स्केल है, उसको आप कितनी जल्दी पकड़ लेते हो। ये देखो, ये स्केल लगी हुई है, इसका नीचे हाथ है, अभी ऊपर से छोड़ेगा या आंखों से देखेगा, जैसे ही छूटेगी उसको क्या करना पड़ेगा, जल्दी पकड़ना पड़ेगा उस स्केल को। तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया समय, यानी कि रिएक्शन टाइम। तो ये कुछ शब्द थे। और देखते हैं और शब्द क्या पढ़ेंगे हम खेल प्रशिक्षण के अंदर। और शब्द है प्रोग्रेशन, ग्रेजुअली इंक्रीज इन ट्रेनिंग लोड ओवर टाइम, समय के साथ प्रशिक्षण भार में क्रमिक वृद्धि। ये हमने पढ़ा था, प्रोग्रेशन ऑफ लोड पढ़ा था भाई। उसमें क्या था कि धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, ये देखो, धीरे धीरे स्टेप वाइज क्या कर रहे हैं, हम अपने भार को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और हम आगे से आगे बढ़ रहे हैं, वही होता है प्रोग्रेशन। अगला है स्पेसिफिसिटी, ट्रेनिंग शुड बी रेलिवेंट टू द स्पोर्ट और गोल, प्रशिक्षण उस खेल या उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए। ये भी मैंने आपको सिद्धांत बताया था। ये सिद्धांत में क्या था, स्पष्टता का, जो हम कर रहे थे, क्लैरिटी का, वही है स्पेसिफिसिटी। यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो प्रशिक्षण है उसके उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए। आपका उद्देश्य पीटीए बनना, तो जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, वो भी क्या होना चाहिए, उद्देश्य के अनुसार ही होना चाहिए। मैं आपको वही चीज पढ़ाऊं जो एग्जाम में क्या होगा, कामगर साबित होगी। तो वही है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। फिर रिवर्सिबिलिटी भी सर हमने पढ़ा था भाई, प्रतिवर्तीता का सिद्धांत पढ़ा था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्रतिवर्तीता का सिद्धांत। क्या था भाई सिद्धांत में? सिद्धांत में था कि अगर हम प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थित होते हैं, तो हमारी शारीरिक क्षमताओं में क्या होगी, गिरावट देखने को मिलेगी। तो यही था रिवर्सिबिलिटी, यानी कि ट्रेनिंग इफेक्ट्स डिमिनिश इफ ट्रेनिंग स्टॉप्स, यदि प्रशिक्षण रोका जाए तो उसका प्रभाव क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, हमने कहा पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये रहा, प्रतिवर्तिता का सिद्धांत। दिख रहा है भाई सभी को? तो ये चीज थी। तो हम आ जाते हैं वापस रिवर्सिबिलिटी पे। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन को मैं लिख सकता हूँ प्रगतिशील, कि आपको जो भार को है वो धीरे धीरे क्या करना चाहिए, प्रगति देनी चाहिए। ठीक है। अगला क्या है, पीरियडाइजेशन। सर ये सिद्धांत भी हमने पढ़ रखा है। चक्रियता याद है भाई, जो इंपॉर्टेंट किए थे उसको मैंने बार बार लिखा है, इसलिए लिखा है कि आप ये भूलो नहीं। तो पूरे के पूरे पीरियड को क्या करेंगे, हम विभिन्न प्रकार में बांट देंगे, पूरे के पूरे एक बड़े चक्र को हम विभिन्न छोटे चक्रों में बांट देंगे। यानी कि डिवीजन ऑफ ट्रेनिंग इनटू स्पेसिफिक फेजेस और पीरियड्स, प्रशिक्षण को विभिन्न अवधियों या चरणों में बांटने की प्रक्रिया। ठीक है। और आगे चलते हैं, और क्या शब्द है, और शब्द है माइक्रोसाइकिल। ये जो माइक्रोसाइकिल है दोस्तों, ये 3 प्रकार की साइकिल होती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको हिंदी में कि माइक्रो चक्र, इसे भी लिख देता हूँ, इसे क्या कहेंगे, मीजो चक्र। ठीक है। इसे भी मैं लिख देता हूँ, क्या है, मैक्रो चक्र। ठीक है। अब ये क्या-क्या होते हैं? 203 प्रकार के क्या होती है, चक्र होते हैं। उसमें चक्र में सबसे छोटा जो चक्र होता है, यानी इसे क्या कहते हैं, माइक्रो। तो माइक्रो चक्र जो है वो सबसे क्या होता है, छोटा होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, मेसो चक्र, और सबसे बड़ा क्या होता है, मैक्रो चक्र। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं, देखो लिखा हुआ है, एक अल्पकालिक प्रशिक्षण योजना सामान्यतः कितने की, 1 सप्ताह की। जब हम पीरियडाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें इसकी अवधि होगी लगभग 3 से 10 दिन। तो आप याद रख लो कितने दिन की अवधि में ये जो चक्र है ये समाप्त हो जाता है, 3 से 10 दिन के अंदर। सामान्यतः कितना, एक हफ्ते की। फिर अगला देखते हैं,
ये कैसा है? ये एक मध्यकालिक प्रशिक्षण चरण है जो कितना होता है? सामान्यतः 4 से 6 हफ्तों का होता है। तो इसको मैं कितना लिख देता हूँ? 4 से 6 वीक, 4 से 6 हफ्ते। अब दोस्तों क्या करेगा आरपीएससी, क्या करता है या अधीनस्थ बोर्ड क्या करता है या और बोर्ड क्या करते हैं? वो पूछेंगे आपको एग्जाम में कि सब मीजो चक्र की जो अवधि है वो कितनी होती है। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आप मेरे को बताना। पहला ऑप्शन है 2 से 3 महीने, अगला ऑप्शन है 4 से 6 महीने, अगला ऑप्शन है 1 से 1.5 महीना और अगला ऑप्शन है 10 से 11 महीने। तो कौन सा ऑप्शन होगा? मीजो चक्र की जो अवधि है वो कितनी होती है आपको मेरे को बताना है। पहला ऑप्शन है, वापस सुन लो, पहला ऑप्शन वापस बोलता हूँ, 2 से 3 महीने, 4 से 6 महीने यहाँ पे लिख देता हूँ। ए ऑप्शन में क्या कह रहा हूँ? 2 से 3 महीने, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन में लिख देता हूँ 4 से 6 महीने। सी ऑप्शन जो है वो कितना होता है? 1 से 1.5 महीने। और डी ऑप्शन जो है वो मैं लिख देता हूँ 10 से 12 महीने। तो ये आपको मेरे को बताना है, क्या प्रश्न क्या पूछा था? मीजो चक्र। बताओ भाई, ए बी सी डी फटाफट। अभी देखते हैं ए बी सी डी क्या होगा इसका आंसर। मीजो चक्र की अवधि कितनी होती है? ए बी सी डी आपको बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखो मीजो चक्र की अवधि। सुरेश चंद्र जी कह रहे हैं बी, मोहसिन जी कह रहे हैं सी, और जल्दी जल्दी कमेंट करो। देखो दोस्तों, अगर हमको ढंग से पढ़ना है तो आपको फटाफट करना पड़ेगा। मुकेश जी कह रहे हैं सी, दिलीप देवासी कह रहे हैं सी। जल्दी 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 जल्दी, फास्ट। मीजो चक्र की अवधि पूछा है मैंने। पंकज पुरी भी कह रहे हैं सी, जयश्री पाटीदार कह रहे हैं सी, अखिलेश मीणा जी कह रहे हैं सी। तो एक ने कहा है बी, यही घुमाता है। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था दोस्तों, देखो चार, ये देखो ये क्या है? मीजो चक्र की 3 से 6 हफ्ते, या फिर क्या लिखी हुई है? 4 से 6 हफ्ते। 4 हफ्ते मतलब 1 महीना, 6 हफ्ते मतलब 1.5 महीना। तो वही तो चीज मैंने पूछी है, ये था 1 से 1.5 महीना। अब क्या हुआ कि हम तो पढ़ के गए थे 4 से 6 हफ्ते, एग्जामिनर ने दूसरा ऑप्शन क्या लिखा? 4 से 6 महीने, और हम उसको अगर सही करके आ जाएंगे तो फिर हम गलती कर देंगे। मतलब जो चीजें, जो प्रश्न बनेंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इन नोट से ही बनेंगे। बट चीजों को घुमा दिया जाएगा, जिस तरीके से मैंने हाथों हाथ पढ़ाया और घुमा दिया, तो उस तरीके से हमें घूमना नहीं है। इस बात को आप याद रखना। वो कुछ नहीं करेगा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने आपको हफ्तों में बताया, मैंने महीनों में पूछ लिया। तो क्या हुआ? हम अगर घूम जाएंगे तो हम दिक्कत हो जाएगी। हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सबसे छोटी साइकिल माइक्रो साइकिल कितने दिन की? 3 से 10 दिन की। अगर ऐसे कहूं तो 1 हफ्ते की साइकिल। दूसरी साइकिल कौन सी? मीजो चक्र, मीजो साइकिल, वो कितनी? 4 से 6 हफ्ते बोलो या 1 से 1.5 महीने बोलो, अब गलती नहीं करनी है। तीसरी कौन सी साइकिल? मैक्रो साइकिल, यानी कि ये रहा मैक्रो चक्र, ये कितनी? सेवरल मंथ टू अ ईयर। जनरली अगर मैं बात करूं तो कितनी होती है? 10 से 12 महीने। इसको आप लिख सकते हैं, मैक्रो जो चक्र की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 10 से 12 महीने। तो ये लिखा हुआ है, एक दीर्घकालीन प्रशिक्षण चक्र कई महीनों से लेकर 1 वर्ष तक होता है। तो ये 3 प्रकार की साइकिल थी, इसको हमें याद रखना। चक्र थे, सबसे पहला माइक्रो, दूसरा था मीजो और तीसरा था मैक्रो। फटाफट तीनों कमेंट में बॉक्स में मेरे को तीनों का क्रम बता दो। सबसे पहले पे कौन सा आएगा? सबसे छोटा कौन सा, फिर कौन सा, और फिर सबसे बड़ा कौन सा? जल्दी से कमेंट में ये लिख दो कि सबसे छोटा कौन सा होता है, फिर बीच में कौन सा होता है और फिर बड़ा कौन सा होता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जल्दी एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए सब। देख रहा हूं मैं, कमेंट्स देख रहा हूं सभी के, फटाफट फटाफट। देखो आप लोग अगर, हम लोग अगर एक कन्वर्सेशन से पढ़ेंगे, बातचीत से पढ़ेंगे, तो जो पढ़ने में वो अधिक मजा आएगा। अगर सिर्फ मैं पढ़ा के जा रहा हूँ, आप सिर्फ एक पिक्चर देख रहे हो यहाँ पर आके कि हमारे मोबाइल में एक पिक्चर चल रही है, एक सर है वो हमको पढ़ा रहा है, तो कोई मतलब नहीं उस बात का। अगर हम बातचीत करके पढ़ेंगे तो हमें चीजें अधिक समय तक याद रहेगी। हाँ, तो लिख दिया मधु तोमर जी ने, माइक्रो मीजो मैक्रो, ठीक है, एकदम सही है। आगे अगला अगला, और जो फटाफट फटाफट। अगर आप लोग सिर्फ मेरे को सुनना चाहते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, एक रेडियो चला लो, रेडियो सुनाता रहेगा आपको। हमको यहाँ पर पढ़ना है। स्मॉल लिखा है माइक्रो, मीडियम, मीजो, लॉन्ग, मैक्रो। पंकज जी ने लिख दिया है, स्वरूप जी ने भी लिख दिया माइक्रो मीजो मैक्रो, माइक्रो स्मॉलेस्ट मीजो मैक्रो, ठीक है। अनुज जी ने लिख दिया, दिलीप देवासी ने लिख दिया, ठीक है।
तो यही दोस्तों हमें यहाँ से एक बातचीत के थ्रू पढ़ना होगा। मुकेश जी ने भी लिख दिया, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो सिद्धांत है ओवरलोड प्रिंसिपल, अब ये क्या कहता है, टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस द बॉडी मस्ट बी चैलेंजिंग बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लेवल्स। प्रदर्शन सुधारने के लिए शरीर पर सामान्य से अधिक क्या करना चाहिए, बोझ डालना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या होता है, ओवरलोड सिद्धांत क्या कहता है। ओवरलोड को मैं लिख सकता हूँ क्या, अति भार, हिंदी में मैं लिख सकता हूँ अति भार। ये क्या कह रहा है कि अगर मैं रोज आपको आके 5 किलो ही दूंगा, अगर आप मेरे पास जिम में आते हैं, मैं रोज आपको 5 किलो ही दूंगा, तो आपको अधिक भार सहन करने की क्षमता कभी विकसित ही नहीं होगी। तो क्या ये क्या कह रहा है कि जितनी आपकी क्षमता है उससे थोड़ा सा अधिक क्या देना चाहिए, भार दिया जाना चाहिए। तो वही सिद्धांत है अति भार का सिद्धांत। प्रदर्शन सुधारने के लिए शरीर को सामान्य से अधिक क्या करना चाहिए, बोझ डालना चाहिए। आप देखते हो जो हमारे नौजवान सैनिक होते हैं उनको क्या होता है, जैसे ही वो नौकरी पे लगते हैं तो उन्हें क्या होता है, लद्दाख में ट्रेनिंग होती है, जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग होती है। क्यों होती है कि पहले से उनके ऊपर भार दिया जा रहा है उन परिस्थितियों में खुद को रहने का, ताकि क्या करे, ये ओवरलोड दिया जा रहा है, अति भार दिया जा रहा है, ताकि वो उन प्रदर्शन में भी अगर ऐसी परिस्थिति बन जाए तो उस प्रदर्शन में वो क्या कर सके, सरवाइव कर सके उस परिस्थिति में। आगे चलते हैं, अगला क्या सिद्धांत है, अगला सिद्धांत है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, यानी कि आइसोमेट्रिक व्यायाम। लिख देता हूं यहां पर, क्या है आइसोमेट्रिक व्यायाम, इसे कहते हैं आइसोटोनिक। इसको हम बहुत अच्छे से आगे पढ़ेंगे, बट अभी एक सामान्य सी जानकारी आपको हो जानी चाहिए। अगला क्या है, डायनेमिक स्ट्रेंथ, यानी कि गतिशील शक्ति। तो हम अगला देख लेते हैं, अगली हमारे पास शक्ति कौन सी है, गतिशील। उसके बाद क्या है, स्टैटिक स्ट्रेंथ, यानी कि इसे कहते हैं हम स्थिर शक्ति। ठीक है, ये क्या होता है हम फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने देखा आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये क्या होता है, मांसपेशियों की लंबाई बदलने बिना क्रिया किया गया व्यायाम, यानी कि जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है, आइसोमेट्रिक व्यायाम होता है, इसमें आपकी मांसपेशियों की जो लंबाई है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं, ये बोर्ड है, दीवार है, इस दीवार के आगे क्या लगा हुआ है, पैनल लगा हुआ है। अगर मैं इसको धक्का दूंगा, अगर मैं इसको धक्का देता हूँ, क्या होगा, ये हिलेगा नहीं। दीवार हिलेगी क्या, दीवार नहीं हिलेगी। मान लो ये दीवार है, मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, ये नहीं हिलेगी। यानी कि यहाँ पर मेरी जो लंबाई है, मांसपेशियों की जो लंबाई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और वही होती है कौन सी, आइसोमेट्रिक। नाम से देखो क्या लिखा हुआ है, आइसोमेट्रिक। देखो यहाँ पर अगर मैं इसको बताऊं, तो आइसो मतलब जो होता है उसका मतलब होता है सेम। आइसो मतलब क्या होता है, सेम, यानी कि समान। और मैट्रिक, ये लिख दिया मैंने, मैट्रिक। मैट्रिक मतलब क्या है, मीटर। आप देखते हो अपने कपड़े का जो मीटर, मीटर में नापते हैं, तो मैट्रिक मतलब आपको ध्यान रखना क्या है, लंबाई। तो यानी कि ये क्या कह रहा है, नाम से बता रहा है कि समान जो है वो लंबाई रहेगी, किसकी रहेगी, मांसपेशियों की। ठीक है, ये देखो, ये रही, यहाँ पर तो आइसोटोनिक दिया हुआ है, आइसोटोनिक, ये रही आइसोमेट्रिक डज नॉट शॉर्टन बट टेंशन इंक्रीजेस, ये इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब क्या होता है, आइसो मतलब तो वापस वही, समान। और जो टोनिक होता है, ये लिखा हुआ है टोनिक। टोनिक मतलब क्या होता है, तनाव। यानी कि ये ऐसा व्यायाम है, यहाँ पर समान क्या होता है, तनाव होता है। मैंने देख लिया कि मैंने, मान लो ये पेन की जगह डंबल है, मैंने इस डंबल को उठा लिया, तो जब तक मैं इस डंबल को उठाऊंगा, मेरे जो हाथ है उसमें क्या होगा, समान तनाव बना रहेगा। समान तनाव मतलब कि जो ये डंबल का जो वेट है वो मेरे हाथ में क्या रहेगा, रहेगा, चाहे मैं इस डंबल को पकड़ के करता हूँ या वापस मेरी मांसपेशियों को रिलैक्स करता हूँ। तो ये क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि समान तरीके से क्या होगा, तनाव होगा, पर यहाँ पर लंबाई नहीं है। ये मैंने डंबल को उठाया, तो उठाया तो मेरी मांसपेशियां क्या हो गई, छोटी हो गई। ये वापस किया तो मेरी मांसपेशियां क्या हो गई, फैल गई। तो यहाँ पर क्या होगा, परिवर्तन होगा मांसपेशियों की लंबाई में। पर जब मैं दीवार को धक्का लगा रहा था, तो ये दीवार हिल नहीं रही थी, और नहीं हिल रही थी मतलब मेरी मांसपेशियों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। उसे कहते हैं आइसोमेट्रिक, इसे कहते हैं आइसोटोनिक। अभी और विस्तार में आगे पढ़ेंगे। अब है डायनेमिक स्ट्रेंथ, यानी कि इसे मैंने लिखा गतिशील शक्ति। अब ये क्या होता है, गति के दौरान उपयोग की जाने वाली शक्ति। कोई भी गति कर रहे हो उसके दौरान जो उपयोग कर रहे हो शक्ति को, उसे कहते हैं गतिशील शक्ति। आराम से। फिर है स्टैटिक, यानी कि स्थिर, यानी कि स्थिर अवस्था में जो शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं, स्थिर शक्ति, यानी कि स्टैटिक स्ट्रेंथ। क्लियर है। अब देखो, ये जो स्टैटिक यानी कि स्थिर शक्ति है, मैंने क्या कहा, स्थिर अवस्था में। फिर एग्जामिनर पूछेगा कि आइसोमेट्रिक जो हमने पढ़ा है, आइसोमेट्रिक हमने ऊपर पढ़ा है भाई, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, तो ये कौन से प्रकार की शक्ति होगी।
तो फिर मैंने आपको क्या कहा था इसमें उदाहरण, मैंने आपको बताया दीवार को क्या देना, धक्का देना। दीवार को, अब मेरे को आप ये बताओ, दीवार को जब मैं धक्का दे रहा हूं तो क्या कोई गति हो रही है? दीवार तो हिल नहीं रही है, तो कोई गति नहीं हो रही है। जब गति नहीं हो रही है तो क्या है, कौन सी शक्ति होगी? स्थिर शक्ति, यानी कि मैं खड़े खड़े क्या दे रहा हूं, बस धक्का दे रहा हूं, तो उसे क्या कहेंगे? तो मैं कह सकता हूं जो आइसोमेट्रिक शक्ति है वो कैसी शक्ति होगी, वो स्थिर शक्ति कहलाएगी। क्लियर है? अब बात होती है आइसोटोनिक की। तो आइसोटोनिक में क्या हुआ था कि साहब मैंने डंबल जो है वो डंबल क्या किया था, उठाया था, तो मेरी मांसपेशियों में क्या हो रही थी, गति हो रही थी। तो ये कौन सी शक्ति कहलाएगी? गतिशील शक्ति। यानी कि मैं लिख सकता हूं आइसोटोनिक एक प्रकार की गतिशील शक्ति यानी कि डायनेमिक स्ट्रेंथ है, जबकि आइसोमेट्रिक जो है वो एक प्रकार की कैसी शक्ति है, स्टैटिक स्ट्रेंथ है, यानी कि स्थिर शक्ति है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ये कैसी प्रकार की होगी, आइसोमेट्रिक। ध्यान रखना दोस्तों, ये इस तरीके से घुमा कर एग्जामिनर सवाल पूछेगा, जो मैंने क्लियर कर दिया है। स्थिर है यानी कि खड़े खड़े दवा धक्का लगा रहा था, गति नहीं हो रही थी, तो एक कौन सी शक्ति कहलाई, स्थिर शक्ति। डंबल उठा रहा था, गति हो रही थी, ये मांसपेशियां संकुचित हुई, ये वापस फैली, कौन से प्रकार की, आइसोटोनिक शक्ति, आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। क्लियर है भाई इतनी चीजें? ये देख लो, ये आइसोटोनिक मांसपेशी है, क्या हुआ, ये शॉर्टन हुई है, वापस क्या हो गई, लंबी हो गई, यानी कि ये संकुचित हुई। इस डंबल को उठाया तो क्या हो गई, संकुचित हो गई, और इस डंबल को जब फैलाया तो क्या हो गई, वापस क्या हो गई, फैल गई। तो इस प्रकार की आइसोटोनिक शक्ति होती है। क्लियर है भाई इतनी चीजें? आगे चले। क्लियर हो गया, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक को क्या कहते हैं, एक बार ही लिख के दो, फटाफट लिख दो कि स्थिर शक्ति को क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक। एक बार लिख दो, गतिशील शक्ति को क्या कहते हैं, आइसोटोनिक। ये चीज क्लियर हो गई तो लिख दो फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में, फटाफट 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 कमेंट बॉक्स में लिखो, स्थिर शक्ति किसे कहते हैं, गतिशील शक्ति किसे कहते हैं। वेट कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट फटाफट। स्थिर शक्ति किसे कहते हैं, गतिशील शक्ति कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं आइसोमेट्रिक, किसे कहते हैं आइसोटोनिक। स्थिर को क्या कहेंगे, गतिशील को क्या कहेंगे, ये मेरा प्रश्न है, फटाफट लिखना है भाई। जवाब जवाब फटाफट, हाँ आ गया है, पंकज जी का जवाब आया, आइसोमेट्रिक को स्टैटिक, आइसोटोनिक को डायनामिक, एकदम सही है। और आगे फटाफट, मधु तोमर का भी आ गया है उत्तर, आइसोमेट्रिक, स्टैटिक स्ट्रेंथ, आइसोटोनिक, डायनामिक स्ट्रेंथ। दोस्तों देखो, अगर आप कमेंट नहीं करोगे आप सीख नहीं पाओगे, मैं बता रहा हूँ। ये जब सीखने का पहला शर्त यही है कि मैं और आप, हम दोनों क्या करें, एक बातचीत से सीखें। आप मेरे पास अभी लाइव में तो नहीं खड़े हैं, मेरे लाइव बैच में तो नहीं आ रहे हैं, तो हम यहाँ से लाइव बैच जुड़ चुके हैं, इस बात को ध्यान रखना। आप ऑफलाइन नहीं हो, मेरे पास कोई नहीं, आप ऑनलाइन माध्यम से हो। फटाफट मैं कमेंट देख रहा हूँ आप सबके। दिलीप दिवासी, स्टैटिक स्ट्रेंथ, आइसोमेट्रिक, डायनामिक स्ट्रेंथ, आइसोटोनिक, ठीक है, एकदम सही है। और फटाफट फटाफट, फिर आगे चलते हैं। तो अभी हमें लगभग 1 घंटा 5 मिनट हो गया है, पता चल रहा भाई, चीजें समझ आ रही है? क्लास को लेना, और अभी कोई थका तो नहीं है? मजा आ रहा है क्लास में? आइसोमेट्रिक, स्टैटिक, आइसोटोनिक, डायनामिक, ठीक है, एकदम सही है। मोहसिन जी ने भी सही उत्तर दिया है। मजा आ रहा है भाई क्लास में? पंकज जी ने लिखा है बिल्कुल सर, मजा आ रहा है। ठीक है चलते हैं फिर आगे, मजा आ रहा है तो और पढ़ते हैं। ठीक है। अब आता है अगला, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध व्यायाम। प्रतिरोध व्यायाम। फिर है प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, इसे हम यही कहेंगे प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण।
लिख देता हूं प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण। ठीक है, चलो। तो अब क्या क्या होता है ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग? ये कह रहा है भार या प्रतिरोध के साथ किया गया शक्ति निर्माण प्रशिक्षण। नाम से क्लियर हो रहा है क्या? प्रतिरोध व्यायाम, यानी कि आपको कोई भार दिया जा रहा है, उसके साथ आप क्या कर रहे हो? व्यायाम कर रहे हो, तो क्या कहलाएगा? प्रतिरोध व्यायाम। अगला है प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, यानी कि प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण। विस्फोटक गति वाले व्यायाम जो शक्ति बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, यानी कि गति कैसी है? विस्फोटक है। विस्फोटक मतलब एकदम तेज। तो वो व्यायाम जिसमें क्या हो रही है? विस्फोटक गति हो रही है, उस और क्या कर रहे हैं? शक्ति बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग। ये देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, तो ये रहा हमारा प्लायोमेट्रिक। ये क्या कर रहे हैं? इस प्रकार से क्या है? बॉक्सेस बने हुए हैं, और इन बॉक्सेस पे बार बार क्या कर रहे हैं? कूद रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, कूद रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? विस्फोटक गति के साथ कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं। और व्यायाम क्या कर रहे हैं? जो शक्ति इनकी बढ़ा रहे हैं, यानी कि इनके जो पैरों की शक्ति है उसको बढ़ा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, यानी कि प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण। विस्फोटक गति के साथ जो व्यायाम किए जा रहे हैं और जो क्या कर रहे हैं? शक्ति को बढ़ा रहे हैं। और दूसरा एक हमने पढ़ा रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध के साथ जो व्यायाम कर रहे हैं उसे कहते हैं प्रतिरोध व्यायाम। अगला चलते हैं हाइपरट्रॉफी, यानी कि प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों का क्या करना? आकार बढ़ना। जब आप जैसे मान लो कि आपने कहा कि जब ये देखो, ये रहा इसका उदाहरण मिल गया। क्या कहा? पहले दिन देखो, आप जो प्रशिक्षण लिया था, जब आप फर्स्ट डे मेरे पास आए थे, तो आपकी मांसपेशी इस तरीके से थी। जब हमने कंटिन्यू क्या किया? प्रशिक्षण किया, तो आपकी मांसपेशियों का क्या हो गया? आकार में क्या हो गया? वृद्धि हो गई। इसी को कहते हैं क्या? हाइपरट्रॉफी। इसी को क्या कहते हैं? हाइपरट्रॉफी। तो इसे हिंदी में मैं लिख देता हूँ, क्या कहलाएगा? हाइपरट्रॉफी। ये मैंने लिखा हाइपर ट्रॉफी, यानी कि प्रशिक्षण के कारण क्या हो गया? प्रशिक्षण के कारण क्या हो गया? ये देखो, मांसपेशियों का क्या हो गया? आकार बढ़ गया। आकार क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो उसे क्या कहते हैं? हाइपरट्रॉफी। एक शब्द आता है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि एक और शब्द इसके दूसरा आता है, एट्रोफी। अब एट्रोफी क्या होता है? एट्रोफी दोस्तों होता है, एक हमने पढ़ा हाइपर। हाइपर मतलब क्या? ऊपर, यानी कि आपकी मांसपेशी को आकार क्या हो गया? बढ़ गया, वृद्धि हो गई। एक कहलाया एट्रोफी। एट्रोफी में दोस्तों क्या होता है कि अगर ये देख लो कि मान लो कि आपने 1 महीने मेरे साथ ट्रेनिंग की, 1 महीने की ट्रेनिंग में आपका क्या हुआ? मांसपेशियों का आकार बढ़ गया। अब मैंने फिर कहा था प्रतिवर्तीता का सिद्धांत, जो क्या कह रहा था कि आप अनुपस्थित हो गए। जभी भी आप अनुपस्थित हुए, तो आपकी क्या होगा? शारीरिक क्षमता में वापस गिरावट हुई। जब ये वापस, अगर कोई मांसपेशी, अगर आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे, प्रशिक्षण नहीं लेंगे, तो आपकी मांसपेशी वापस कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। और ये उल्टा होना, यानी कि एक बार तो मांसपेशी क्या थी? यहाँ पर अच्छी थी, आकार वृद्धि हो गई थी। जब आकार वापस कम हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? एट्रोफी। इस बात को आप ध्यान रखना। तो एट्रोफी की मैं परिभाषा क्या लिख देता हूँ? प्रशिक्षण में अनुपस्थिति के कारण क्या हो गया? मांसपेशियों का आकार कम हो गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रशिक्षण में, ये साथ में आप लिख देना, प्रशिक्षण में अनुपस्थिति के कारण, अनुपस्थिति के कारण मांसपेशी का आकार कम होना, मांसपेशी का आकार कम होना, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एट्रोफी। और प्रशिक्षण के कारण अगर मांसपेशी का आकार बढ़ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइपरट्रोफी। तो ये दो शब्दावली है, इसे हमें ध्यान रखना है। अगला हम चलते हैं, एरोबिक कैपेसिटी, एरोबिक क्षमता। तो ये क्या कहती है? एरोबिक क्षमता को 1 मिनट में कार्यरत मांसपेशियों द्वारा ग्रहण की जा सकने वाली अधिकतम ऑक्सीजन से मापा जाता है, यानी कि इसे कहते हैं VO2 मैक्स। अगर ये VO2 मैक्स आता है, तो 1 मिनट में क्या हो रहा है? कितनी आपकी अधिकतम क्षमता है। और एरोबिक क्षमता क्या कह रही है कि 1 मिनट में कार्यरत मांसपेशी द्वारा कितनी ऑक्सीजन जो है वो 1 मिनट में ले रहे हैं। तो ये अगला देखो, धीरज गतिविधि के लिए ऊर्जा मुक्त करने हेतु मांसपेशी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की निरंतर प्रवाह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो देखो, बात करते हैं एरोबिक की। तो एरोबिक में सीधा ध्यान रखना है, आपको याद रखना है एयर। एरोबिक से क्या बन गया? एयर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये देखो, एरोबिक से क्या बना? एयर। ए ई आर था, मैंने क्या कर दिया? AIR। एयर, एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है भाई ऑक्सीजन। हम एयर में क्या लेते हैं? सांस लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन। तो जब भी एरोबिक शब्द आए, तो उसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन की क्या है? उपस्थिति है। एयर से हमने क्या याद रखा? AER से क्या याद रखा? AIR, यानी कि एयर। एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, यानी कि ये ऐसे व्यायाम जो ऑक्सीजन की क्या हो रहा है? अनुपस्थिति में किए जा रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? एरोबिक व्यायाम। यानी कि एरोबिक, और एरोबिक क्षमता क्या कहती है कि 1 मिनट में कितना ऑक्सीजन आपकी मांसपेशी ग्रहण कर सकती है, उसे हम कहते हैं एरोबिक क्षमता, एरोबिक कैपेसिटी।
क्लियर है इतनी चीज? सीधा ध्यान रखना है, जहां पर लिखा हुआ है एरोबिक, एरोबिक बना है क्या? एयर से। एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन हमको मिलेगा जब हम प्रशिक्षण कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? लंबी दूरी की व्यायाम। ये देखो, ये क्या कर रहे हैं? ये दौड़ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये योगा कर रहे हैं। तो इस तरीके के व्यायाम है जहां पर क्या हो रहा है? हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो कार्य कर रहे हैं वो होंगे एरोबिक व्यायाम। और एरोबिक कैपेसिटी क्या कहती है? 1 मिनट में आप कितना अधिक ऑक्सीजन जो है वो ग्रहण कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अडेप्टेशन, अनुकूलन। ये क्या कह रहा है? द बॉडीज रिस्पॉन्स एंड एडजस्टमेंट टू अ ट्रेनिंग। प्रशिक्षण के अनुसार शरीर की प्रतिक्रिया और अनुकूलन प्रक्रिया। प्रतिरोध से उभर कर आने की शारीरिक क्षमता किसी नए या लगातार बदलते माहौल, कार्य या जीवन शैली के अनुसार शरीर, दिमाग या जीवन की दीर्घकालिक प्रतिक्रिया, दीर्घकालीन प्रतिक्रिया यानी कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जब खिलाड़ी का शरीर और मन नियमित अभ्यास के अनुसार धीरे धीरे बदलकर नई परिस्थितियों और मांगों के अनुरूप खुद को ढाल लेता है। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है, मैंने क्या बताया था? हमने देखा था कि हम पहले दिन क्या कर रहे थे? 5 किलो का वज़न उठा रहे थे। जब हम 1 महीना लगातार रहे, तो हम कितने पे आ गए? हम आ गए 15 किलो पर। मतलब ये जो 5 किलो का जो वज़न है, जो पहले दिन आपको मुश्किल लग रहा था, तो अब आपके शरीर को क्या लग रहा है? ये बहुत आसान लग रहा है। जब आप 15 किलो उठा रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है? ये बहुत आसान लग रहा है। तो उसने यही कहा कि शरीर और मन नियमित अभ्यास के अनुसार धीरे-धीरे बदल कर क्या हुआ? नई परिस्थिति और मांगों के अनुरूप क्या कर रहा? खुद को ढाल लेता है। अब नई मांग क्या थी? नई मांग थी 15 किलो को उठाना। तो जो ये 5 किलो का है, इसको मेरे शरीर ने क्या कर दिया? अनुकूलन कर लिया। और ये क्या हुआ? यह एक लंबे समय की विकसित होती है, वह स्थायी होती है। यानी कि मान लो कि अगर जो हमने 1 महीने ट्रेनिंग करी है, 1 महीने ट्रेनिंग में हम कहाँ पहुँचे? 15 किलो पे पहुँचे। तो ये 5 किलो का क्या हो गया? अनुकूलन हो गया, यानी कि हमें बहुत आसान लगने लग गया। अब मान लो कि यहाँ से आप 7 दिन प्रशिक्षण छोड़ भी देते हो, 7 दिन प्रशिक्षण छोड़ भी देते हो, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यानी कि प्रतिवर्तीता का सिद्धांत यहाँ पर देखेंगे, तो क्या होगा? आप जब 7 दिन बाद आओगे, तो हो सकता है कि 15 किलो से कम कहोगे, क्या हो गया? आप 12 किलो ही उठा पा रहे हो, 15 किलो नहीं उठा पा रहे हो। पर ये जो 5 किलो है, ये अभी भी आपको क्या लगेगा? आसान लगेगा। तो ये वो यही कह रहा है कि एक लंबे समय की प्रक्रिया है और ये क्या है? स्थायी होती है। यानी कि ये क्या है? अनुकूलन। अब बात करते हैं रिकवरी यानी कि क्षतिपूर्ति की। तो ये क्या कह रहा है? प्रशिक्षण के बाद शरीर की पुनः स्थापना और विश्राम की प्रक्रिया। यानी कि जो आपने भार ले लिया है, उसके बाद विश्राम की प्रक्रिया है, यानी कि पुनः स्थापन, वापस आप वैसी ही पोजीशन में आ जाओ। जैसे आज आपने मान लो कि सुबह आप 2 किलोमीटर दौड़ के आए। जब आप 2 किलोमीटर दौड़ने से पहले जो आपकी स्थिति थी, अगर आप वापस उस स्थिति में आ जाते हो, यानी कि एकदम ताज़ा और तंदुरुस्त हो जाते हो, तो उसे क्या कहते हैं? रिकवरी, यानी कि आपकी पूरी क्षतिपूर्ति हो गई। ये देखो, पुनः शक्ति को प्राप्त करना, जो आपकी शक्तियाँ पहले थी उसको आप वापस आ गए, पुनः शक्ति को प्राप्त करना या सामान्य अवस्था में आना, ये 2 लाइनें बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्षतिपूर्ति या रिकवरी कहते हैं। कि मैंने क्या किया कि जो क्रिया करने से पहले मेरे पास शक्ति थी या जो क्रिया करने से पहले जो मेरी अवस्था थी, उस अवस्था में वापस आना, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्षतिपूर्ति यानी कि रिकवरी। ये कहता है सामान्य अवस्था में वापस आना या पुनः शक्ति को क्या करना? प्राप्त करना। अगली परिभाषा है रेस्ट और आराम की। क्या होता है? तो अ पीरियड ऑफ नो ट्रेनिंग टू अलाउ रिकवरी, शरीर को विश्राम देने का समय जिससे पुनः ऊर्जा प्राप्त हो सके। यानी कि इस जब विश्राम काल है, यहाँ पर आप कोई तरह का प्रशिक्षण नहीं कर रहे हो, यानी कि आप पुनः ऊर्जा को क्या कर रहे हो? प्राप्त कर रहे हो। ठीक है। अगला क्या होता है? अगला होता है लोड यानी कि भार। ये कहता है द टोटल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस प्लेस्ड ऑन द बॉडी ड्यूरिंग ट्रेनिंग। प्रशिक्षण के दौरान शरीर पर डाला गया कुल तनाव या भार। तो भार को क्या कहते हैं? जो भी प्रशिक्षण के दौरान जो आप क्या कर रहे हो, कुल तनाव डाल रहे हो या कोई भार डाल रहे हो, उसे क्या कहते हैं? लोड। भार लोड शरीर व मानसिक रूप से किया गया कार्य है जो कठिन हो। भार का तात्पर्य प्रशिक्षण की तीव्रता व कठिनाइयों से है। यानी कि मान लो कि अब देख लो कि मैंने आपको कहा कि आप 1600 मीटर दौड़ के आना है आपको, यानी कि 400 मीटर के 4 राउंड। तो जो आपके ऊपर भार पड़ रहा है या आप कितनी तीव्रता से कर रहे हो, वो क्या होगा? आपका शारीरिक भार। अब मैंने कहा कि आपको रोज 10 घंटे पढ़ना है, तो ये भार आपके ऊपर रोज आज से पड़ रहा है कि आपके ऊपर मानसिक भार पड़ रहा है, वही कहला रहा है भार। यानी कि प्रशिक्षण के दौरान शरीर पर डाला गया कुल तनाव, कि मुझे इतना पढ़ना है, ये तनाव क्या कहला रहा है? आपका भार कहला रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देख लो, अब हम आगे जाके देखेंगे कि कितने प्रकार के क्या होते हैं? भार होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ लोड। तो एक होगा एक्सटर्नल और एक होगा इंटरनल, जो अभी हम आगे जाके देखेंगे। एक्सटर्नल में लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ वर्क डन, डिस्टेंस रन, नंबर ऑफ जंप। इंटरनल में लिखा है लैक्टिक एसिड। ये अभी हमें जो हिंदी वाले अभी सब समझाएंगे मैं आगे आगे आपको कि क्या क्या होता है। तो देखते हैं, सुनते हैं अभी।
आगे चलते हैं, मतलब जो ये भार का टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इसको मैंने आगे लिख रखा है, तो आगे हम इसको आराम से समझेंगे। अभी तक आपको बस ये ध्यान रखना है कि शरीर पर जो भी तनाव डाला गया है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, उसे हम क्या कह रहे हैं? भार कह रहे हैं। बस इतनी सी बात अभी तक आपको ध्यान रखनी है। अब आगे क्या है? पीक परफॉर्मेंस, द बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एन एथलीट, किसी खिलाड़ी का सर्वोत्तम प्रदर्शन स्तर। हम देखते हैं कि जब हम खेल खेल रहे थे, तो एक समय ऐसा होता है कि हम अपने पीक पर है, यानी कि टॉप पे है। उस वक्त कोई भी खिलाड़ी आ जाए, हम उसको हरा देंगे। तो वही है, किसी खिलाड़ी का क्या करना? सर्वोत्तम प्रदर्शन स्तर किसको कहते हैं? पीक परफॉर्मेंस को। ठीक है भाई, यानी कि इसे कहते हैं उच्च प्रदर्शन या उच्चतम प्रदर्शन, इसे कहते हैं पीक परफॉर्मेंस। अब आते हैं ये शब्द डी ट्रेनिंग। डी ट्रेनिंग ये क्या कह रहा है? लॉस ऑफ फिटनेस ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग। ये क्या कह रहा है? प्रशिक्षण बंद हो जाने से फिटनेस में आई कमी। जब कोई खिलाड़ी प्रशिक्षण को पूरी तरह बंद कर देता है या बहुत कम कर देता है, जिससे उसकी या शारीरिक फिटनेस, प्रदर्शन क्षमता व अनुकूलन में क्या आने लगे? कमी आने लगे या खत्म हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि जो हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यानी कि प्रतिवर्ता में देखा था, कि वहां पर क्या हो रहा था कि कुछ समय के लिए क्या किया आपने? प्रशिक्षण को बंद किया, उसकी वजह से क्या हो गया? कमी आ गई। तो वही है डी ट्रेनिंग। जब खिलाड़ी, अब यहाँ पर तो हमने कुछ समय के लिए किया था, यहाँ पर खिलाड़ी क्या कर रहा है? पूरी तरह बंद कर रहा है, यानी कि एक बहुत लंबा ब्रेक आपने ले लिया। तो उसमें क्या किया? जिससे उसकी शारीरिक फिटनेस या प्रदर्शन क्षमता में क्या हुआ? अनुकूलन में कमी आने लगती या खत्म हो जाती है। जैसे कि उदाहरण देके आपको समझाता हूँ, कि मान लो कि पहले दिन हम यहाँ पर मिले, मैं आपको 5 किलो वजन आप उठा रहे हो। आप मेरे साथ 1 महीने व्यायाम करते हो, आप 15 किलो पर पहुंच जाते हो। 1 महीने बाद क्या होता है? आप मेरे को कहते हो, सर अब मेरी जो भर्ती आ चुकी है, पीटीआई की भर्ती या पटवारी की भर्ती, उसमें क्या हुआ कि अब अगले 4 महीने में क्या आऊंगा? नहीं आऊंगा या नहीं आऊंगी, 4 महीने में नहीं आऊंगी। अब नहीं आऊंगी, तो जो मैंने ट्रेनिंग तो सिर्फ 1 महीने की थी, और अब क्या हुआ? अब मैंने बहुत 4 महीने का एक बड़ा गैप डाल दिया। तो मेरी क्या हो गई? शारीरिक क्षमता यहाँ पर गिरावट नहीं आएगी, यहाँ क्या हो जाएगी? खत्म ही हो जाएगी। यानी कि मैं वापस 5 किलो पे आ जाऊंगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये क्या कहलाता है? डी ट्रेनिंग। वापस देख लो, खेल प्रशिक्षण में एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता, जिसमें ये रहा, जब कोई खिलाड़ी पूरी तरह बंद कर देता है या बहुत कम कर देता है, जिससे उसकी शारीरिक फिटनेस या प्रदर्शन क्षमता व अनुकूलन में क्या आने लगती है? कमी आने लगती है या खत्म हो जाती है, पूरी की पूरी तरह शारीरिक क्षमता। अब आगे चलते हैं, टेपरिंग। टेपरिंग क्या होता है? सबसे पहला चीज, अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनर में पूछा जाता है, तो क्या कहता है? किसी खिलाड़ी को क्या करना? टेप करना, यानी कि पट्टी करना। उसे हम क्या कहते हैं? टेपरिंग कहते हैं। कि मैंने कि ये इस तरीके की कोई पट्टी है, बैंडेज है, खिलाड़ी को लगी, उस पे टेप कर दिया, वो टेपरिंग कहला रहा है। पर ये टेपरिंग नहीं है। टेपरिंग क्या होता है, वो हमें देखना है। कि कोई भी प्रतियोगिता है, टेपरिंग का मतलब क्या होता है? कि जैसे मान लो आप कोई भी प्रतियोगिता खेलने जा रहे हो, आपका टूर्नामेंट है परसों, तो आपके कोच क्या कहते हैं कि सर एक दिन पहले आपको क्या करना है? रेस्ट करना है। या क्या करना है? अगर आप 5-6 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हो रोज की, तो एक दिन पहले क्या करो? आप उस ट्रेनिंग प्रशिक्षण को कम कर दो, आप सिर्फ आधा घंटा ट्रेनिंग करो, 1 घंटे ट्रेनिंग करो। तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है, आपकी जो मांसपेशियां है, वो एकदम रिलैक्स होगी। और जब वो कंपटीशन में खेलने उतरेगी, जब आप उतरोगे कंपटीशन में खेलना, तो क्या होगे? आप एकदम स्वस्थ होगे, यानी कि एकदम तंदुरुस्त होगे। और उससे क्या हो रहा है कि जब मैं एकदम तंदुरुस्त होकर खेल रहा हूँ, मेरे अंदर पूरी ताकत से खेल रहा हूँ, तो मैं मेरे क्या करूंगा? प्रतियोगिता में क्या या कंपटीशन में क्या करूंगा? अच्छा प्रदर्शन कर पाऊंगा। तो उसे क्या कहते हैं? टेपरिंग। देखते हैं, रिड्यूस ट्रेनिंग लोड बिफोर कंपटीशन। प्रतियोगिता से पहले क्या करना? ट्रेनिंग को कम कर देना। प्रतियोगिता से पहले प्रशिक्षण भार को घटाना। खेल प्रशिक्षण में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता से पहले प्रशिक्षण की मात्रा को योजनाबद्ध तरीके से कम किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि खिलाड़ी का शरीर पूरी तरह से विश्राम कर सके और प्रतियोगिता के समय क्या कर सके? उच्चतम प्रदर्शन कर सके। और प्रतियोगिता के समय क्या कर सके? उच्चतम प्रदर्शन कर सके। वही है किसका मतलब, क्या कर रहा है? टेपरिंग। यानी कि प्रतियोगिता से पहले कम किया गया भार या रेस्ट लिया गया, उसका मेन मकसद क्या है? कि हम कंपटीशन में अच्छा प्रदर्शन कर सके, उसे कहते हैं टेपरिंग। इस शब्द को आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, आगे ले चलते हैं। वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं कह सकता हूं आयतन। ठीक है, वॉल्यूम को मैं क्या कह सकता हूँ? आयतन। अब आयतन क्या होता है? द टोटल क्वांटिटी ऑफ ट्रेनिंग ड्यूरेशन इनटू फ्रीक्वेंसी, यानी कि प्रशिक्षण की कुल मात्रा। प्रशिक्षण की क्या है? कुल मात्रा, अवधि, ड्यूरेशन इनटू मैंने क्या कहा? आवृत्ति।
फ्रीक्वेंसी। अगर मैं सामान्य शब्दों में देखूं तो आप देख सकते हो आयतन यानी कि वॉल्यूम को क्या कह रहे हैं, कुल किया गया कार्य। मैं कहता हूं मेरे पास दो विद्यार्थी है, ए को मैं लिखता हूं ए को मैं लिखता हूं बी, ये दो विद्यार्थी है। इन दो विद्यार्थी को मैं कहता हूं, इनको कहता हूं कि आपको 400 मीटर जो है उसके दो राउंड काटने हैं। ठीक है, इसको मैंने क्या कहा, जो 400 मीटर है इसको आपके 5 राउंड काटने हैं। ठीक है, तो ये कितना दौड़ेंगे, ये दौड़ेंगे 800 मीटर। ठीक है सर, ये कितना दौड़ेंगे, ये दौड़ेंगे 2000 मीटर, या मैं लिख सकता हूँ 2 किलोमीटर। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, कुल किया गया कार्य, यानी कि इन्होंने कितना कार्य किया है। ए ने कितना किया है, ए ने किया है 800 मीटर, बी ने कितना किया है, बी ने किया है कितना, 2000 मीटर। ए ने कितना किया है 800 मीटर, बी ने कितना किया है 2000 मीटर, तो इनके द्वारा जो कुल किया गया कार्य है वही कहलाएगा क्या, आयतन। इतनी सी बात हमको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। अब आता है शब्द इंटेंसिटी, तीव्रता। तो आप यहाँ पर मैंने क्या बोला था, एक दौड़ रहा था 800 मीटर, एक दौड़ रहा था 2000 मीटर, 2 किलोमीटर। अब वो किस तरह से दौड़ रहे हैं, यानी कि एक मान लो एक कहता है कि सर मैं तो सिर्फ नॉर्मल चलूंगा, तो वहां पर उसकी क्या होगी, तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और एक क्या कहेगा, एक सर मैंने तो मेरी पूरी जी जान से दौड़ा, यानी कि मैंने अपना पूरा 100% दिया, तो वहां पर उनकी तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। तो वही चीज है कि द लेवल ऑफ डिफिकल्टी और एफर्ट इन ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की कठिनाई या प्रयास की तीव्रता, तीव्रता इंटेंसिटी कार्य की दर या गुणवत्ता को कहते हैं। तीव्रता को बस इतना, यानी कि जो भी आपने कार्य किया है, चाहे आप 400 मीटर दौड़े हो, चाहे आप 800 मीटर दौड़े हो, जो भी आप कार्य कर रहे हो उसको आप कितनी तीव्रता से कर रहे हो, किस दर से कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि जब मैं 400 मीटर, फिर मैंने, चलो दूसरा एग्जांपल देते हैं कि दो विद्यार्थी है, दोनों ही विद्यार्थी कितना दौड़ेंगे, दोनों ही विद्यार्थी 400 मीटर दौड़ेंगे। ठीक है सर, दौड़ लेंगे। एक विद्यार्थी कह रहा है, एक विद्यार्थी ने, मैंने एक विद्यार्थी को बोला कि अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपका टाइम नोट कर रहा हूं। टाइम नोट करूंगा तो क्या करेगा, निश्चित तौर पर वो अपनी 100% तीव्रता से दौड़ेगा, 100% से भागेगा कि सर मेरा क्या कर रहा है, टाइम नोट कर रहा है, तो मेरे को फटाफट दौड़ के आना है। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या कहा, मैंने कहा कोई टाइम नहीं है, तो उसने क्या कहा, ठीक है, वो आराम से फोन पे बात करता करता एक मैदान में गोल गोल घूम के आ गया। तो यहाँ पर उसकी तीव्रता क्या थी, जीरो थी, यानी कि तीव्रता कितनी, अगर जीरो तो नहीं, मैं कह रहा हूँ 10 से 20% थी, कि भाई इतनी उसको कार्य करने की जो दर थी वो इतनी तरीके से ही कार्य कर रहा था। और जबकि उसने क्या किया, उसने अपनी पूरी जी जान लगा दी। तो आप किस तरह से कार्य कर रहे हो उसी को क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं, यानी कि इंटेंसिटी। अगला है तकनीक, टेक्निक। उससे पहले आप मेरे को बता दो कि अभी तक सब चीजें समझ आ रही है, कोई डाउट है, किसी को रिपीट करना है तो फटाफट वापस बता दो भाई कमेंट सेक्शन में। अभी तक सब चीज क्लियर है या नहीं है, जल्दी से एक बार बता दो। अगर सब क्लियर है तो लिख दो ऑल क्लियर। अगर कोई डाउट है तो जल्दी से बता दो कि सर ये चीज समझ नहीं आई है, ढंग से वापस एक बार रिपीट करें, फटाफट फटाफट। और अगर क्लियर हो रहा है तो ध्यान रखना, मैं क्लास के बाद प्रश्न पूछने वाला हूं आपसे, तो बताना पड़ेगा आपको, उत्तर बताना पड़ेगा। दिलीप देवासी कह रहे हैं नो डाउट सर। अगर क्लियर हो रहा है तो फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, इस बात का आप ध्यान रखना। पंकज कह रहे हैं ऑल क्लियर सर, मुकेश कह रहे हैं थम्स अप, ऑल क्लियर। अखिलेश मीणा जी कह रहे हैं ऑल क्लियर सर। प्रश्न के लिए तैयार हो जाना भाई सब, ध्यान रखना। थोड़ी सी हम क्लास और लेंगे, फिर हम लगभग, हमें हो चुके हैं यहाँ से 1.5 घंटे के आसपास हमें समय हो रहा है। फटाफट फटाफट। सभी को क्लियर है, चलते हैं हम आगे फिर। अगला है हमारा टेक्निक यानी कि तकनीक। अब जब भी तकनीक शब्द दिखेगा तो वहां पर क्या करना, करेक्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ स्किल, यानी किसी कौशल को करने का सही तरीका, कार्य को करने का वैज्ञानिक तरीका, वैज्ञानिक तरीके से कार्य करने की शारीरिक क्षमता। तकनीक क्या होता है, किसी चीज को या किसी कार्य को करने का सही तरीका। और जो भी सही तरीका होगा वो क्या होगा, वैज्ञानिक तरीके से क्या होगा, प्रूव होगा। वैज्ञानिक तरीके से प्रूव होगा, यानी कि देखो लिखा हुआ है, वैज्ञानिक तरीके से कार्य करने की क्षमता, कार्य करने का वैज्ञानिक तरीका। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं, मैं कह रहा हूं कि स्ट्रेट ड्राइव, अब क्रिकेट में स्ट्रेट ड्राइव है, वो स्ट्रेट ड्राइव सीधी ही होगी। अब सीधी होगी यानी कि ये वैज्ञानिक तरीके से प्रूव है कि अगर कोई बोल रहा है कि स्ट्रेट ड्राइव खेलना है तो आप स्ट्रेट ड्राइव ऐसे ही खेलोगे, अगर कोई बोल रहा है कवर ड्राइव खेलना है तो कवर ड्राइव को ऐसे ही खेलना है।
तो ये क्या है, ये तकनीक है कि आपको अगर ये वैज्ञानिक तरीके से प्रूव हो चुकी है कि स्ट्रेट ड्राइव सीधी होगी, कवर ड्राइव इस तरीके से होगी, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये है, जब भी तकनीक आए तो आपको लिखा हुआ दिखेगा कि किसी कार्य को करने का क्या वैज्ञानिक तरीका। अगला चलते हैं टैक्टिक्स यानी कि युक्ति। अब ये क्या होता है सर? तो युक्ति क्या है, यानी कि खेल के दौरान अपनाई गई रणनीति, चलते खेल में अपनी रणनीति को क्या करना, चेंज करना। दोस्तों देखो, वो चीज आती है कहाँ लिखी हुई है, एक मिनट देखते हैं रणनीति कहाँ लिखी हुई है। थियरी, रणनीति, इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, साथ साथ में रणनीति और युक्ति को हम साथ साथ लेकर चलेंगे। रणनीति यानी कि स्ट्रेटेजी क्या कर रहा है, पूर्व नियोजित या मुख्य रूप से जिसके सहारे टीम खेलती है, पूर्व नियोजित या मुख्य रूप से जिसके सहारे टीम खेलती है। और जबकि टैक्टिक्स में हमने क्या करा, चलते खेल में अपनी रणनीति को चेंज करना। ठीक है। अब यहाँ से जो प्रश्न बनेगा दो प्रकार का, कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक तरफ मैं लिखता हूँ रणनीति, ठीक है, एक तरफ मैं लिखता हूं क्या, युक्ति। युक्ति को अपन कहते हैं टैक्टिक्स, रणनीति को अपन कहते हैं स्ट्रेटेजी। आपने क्रिकेट के गेम्स देखे होंगे, आपने और तरीके के गेम्स देखे होंगे। बात करूं क्रिकेट की, तो रणनीति उसे कहते हैं कि कोई भी खेल खेलने से पहले जो प्लेइंग 11 आ रही है, या आपका कोई खेल है उसमें जो हम टीम उतार रहे हैं, उसे कहते हैं रणनीति। यानी कि यह खेल की शुरुआत होने से पहले ही बन जाती है, पूर्व नियोजित होती है, यानी कि प्री प्लान्ड होती है। जबकि बात करूं युक्ति की, तो ये क्या होती है, खेल के दौरान बनाई जाती है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक प्लान बनाया कि अगर कोई मेरे सामने ये खिलाड़ी आएगा तो मैं उसको क्या दूंगा, बाउंसर डालूंगा। मैंने मेरे सारे जो भी बॉलर्स था, मैं कैप्टन था टीम का, मैंने सारे बॉलर्स को बोला कि जैसे ही ये खिलाड़ी आए तो उसके सामने क्या करना, बाउंसर डालना। तो जैसे ही वो मैच खेलने आया, मैंने एक रणनीति तैयार थी और मैंने उसको क्या दिया, बाउंसर डालता गया, क्योंकि उसकी बाउंसर क्या थी, कमजोरी थी। पर क्या हुआ कि वो बाउंसर को छोड़ रहा था, उसने कहा कि आप एक ओवर में कितने दोगे, एक दोगे, दो दोगे, बस, उससे ज्यादा तो नहीं। तो मैं बाउंसर छेड़ूंगा ही नहीं, वो भी अपनी रणनीति बना के आया था। तो फिर क्या हुआ कि टीम के बीच में, यानी कि जो ड्रिंक्स ब्रेक होते हैं, मैच के बीच में जो ड्रिंक्स ब्रेक होते हैं या अलग तरीके से जो ब्रेक होते हैं, उस ब्रेक में क्या हुआ कि अब हमको रणनीति बदलनी पड़ेगी। अब हमको रणनीति बदलनी पड़ेगी, यानी कि चलते खेल में जब आप रणनीति को बदलते हो, अपनी सोच को बदलते हो, तो उसे क्या कहते हैं, युक्ति। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर लिख देता हूं खेल से पहले, यहाँ लिख देता हूं खेल से पहले, और यहाँ क्या लिख देता हूं, खेल के बीच में, खेल के बीच में। क्लियर हो गया भाई ये कंसेप्ट, कि रणनीति क्या होती है, रणनीति होती है खेल से पहले बनाई गई योजना, और युक्ति क्या होती है, खेल के दौरान बनाई गई योजना। ये देख लो, चलते खेल में अपनी रणनीति को चेंज करना क्या कहलाता है, युक्ति कहलाता है। जबकि हमने यहाँ पर देखा था, ये क्या था, पूर्व नियोजित या मुख्य रूप से जिसके सहारे क्या कर रही है, टीम खेल रही है। मैंने एक रणनीति बनाई थी, उसके सहारे मैंने क्या किया था, अपने टॉप 11 जो प्लेयर्स है उनको मैंने खिलाया था, तो वो क्या थी, रणनीति। आगे चलते हैं, आगे होता है अगला स्किल स्किल एक्विजिशन, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं कौशल। कौशल क्या होता है, तो कौशल क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड डेवलपिंग स्किल्स, यानी कौशल को सीखने और विकसित करने की प्रक्रिया। शारीरिक कार्य करने की क्षमता तथा वह क्षमता जिसे सीखा या विकसित किया गया हो, या जिसके माध्यम से खिलाड़ी किसी विरोध खिलाड़ी खेल गतिविधि को सटीकता, गति, नियंत्रण तथा दक्षता के साथ करता है। एक शारीरिक क्रिया जो गतिविधि को इतनी बार दोहराया जाता है कि वह बिना सचेत प्रयास से ध्यान के स्वतः स्पष्ट हो जाती है। आपको सीधा सा ये समझना है, आपको सीधा सा ये समझना है कि कौशल क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौशल वो चीज है, यानी कि अगर कोई चीज है, यानी कि अगर मैं आपको सीधा लिखता हूँ कि 2 into 2 क्या होता है, तो आप सीधा बता दो कि 2 into 2 4 होता है। हमने इसको इतनी बार पढ़ लिया कि ये हमारा कौशल बन गया। ये देखो लास्ट लाइन देखो, इतनी बार दोहराया जाता है कि वो बिना सचेत प्रयास या ध्यान के क्या हो, स्वतः स्पष्ट हो जाती है। और दूसरी लाइन क्या लिखी हुई है, शारीरिक कार्य करने की क्षमता तथा वह क्षमता जिसे सीखा या विकसित किया गया हो। यानी कि जो तकनीक को हम सीख रहे हैं या विकसित कर रहे हैं, उसको हमने कहा कौशल। और हमने उसको इतना सीख लिया कि वो बिना सचेत प्रयास के हमारे माइंड में फिट हो गया है, कि जैसे ही बॉल सीधी आएगी मैं स्ट्रेट ड्राइव खेलूंगा। तो ये क्या हो गया, कौशल हो गया। अगर मेरे को रात में कोई उठा के पूछता है कि 2 into 2 क्या होता है, मैं बता दूंगा 4 होता है। इतनी बार प्रयास कर लिया कि मैं अगर सचेत मन से नहीं हूँ, सचेत नींद में सो रहा हूँ, तो भी मेरे को कोई उठा के पूछेगा तो मैं क्या कर दूंगा, उसको स्पष्ट कर दूंगा, उसे कहते हैं कौशल। और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि शारीरिक कार्य करने की क्षमता तथा वह क्षमता जिसे सीखा या विकसित किया गया हो। क्लियर है भाई, कौशल स्किल क्या होती है। आगे चलते हैं, स्टाइल। अब इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, ये देखो, या हमने पढ़ा था तकनीक। तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने एक पॉइंट बताया था क्या, वैज्ञानिक तरीका। ठीक है,
ये क्या है? स्टाइल, यानी कि तकनीक को करने का व्यक्ति का अपना तरीका, एक विशेष तरीके से तकनीक का प्रदर्शन करना। अब ये क्या होता है स्टाइल? स्टाइल दोस्तों वो होता है कि जैसे मैंने कहा, मैंने एक तकनीक बताई कि मैंने आपको बताया था, तकनीक का उदाहरण दिया था एक स्ट्रेट ड्राइव, या मैंने बोला था कवर्ड ड्राइव। तो ये तकनीक थी, वैज्ञानिक तरीके से प्रूव हो चुकी थी। अब बताती स्टाइल की, आप देखोगे विराट कोहली जो है वो स्ट्रेट ड्राइव अलग खेलते हैं, सचिन तेंदुलकर अलग खेलते हैं, शुभमन गिल अलग खेलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी अलग खेलते हैं। अलग खेलते हैं मतलब क्या है? खेल तो स्ट्रेट ड्राइव रहे हैं, अब उनका सिर जो है किसी का एकदम सीधा होता है, किसी का नीचे होता है, किसी कोई झुका हुआ होता है। तो व्यक्ति जो अपने तरीके से खेल रहा है, उसे क्या कहते हैं? स्टाइल। और जो वैज्ञानिक तरीके से प्रूव है, उसे क्या कहते हैं? तकनीक। क्लियर है चीज़ भई? दोनों चीज़ों में क्लियर है कि तकनीक जो कि वैज्ञानिक तरीके से प्रूव होगी, जबकि स्टाइल जो है वो व्यक्ति का खेलने का अपना तरीका होता है। क्लियर है सर? ठीक है। आगे चलते हैं। एक्लीमेटाइजेशन। तो ये जो एक्लीमेटाइजेशन है, ये दोस्तों हमने ये देखा था। एक्लीमेटाइजेशन देखा है की टू हाई एल्टीट्यूड हिमालयस, यानी कि जब भी आप समुद्र तल से ऊपर जाते हैं, मैंने कहा आप जम्मू कश्मीर गए, आप हिमालय पे गए, आप लद्दाख गए, वहां पे क्या होगा? आपने अपनी फैमिली में भी देखा होगा, या तो आपके साथ होता होगा या किसी के साथ होता होगा कि हमने देखा कि चीज़ों क्या हो रही है कि जब ही हम ऊपर गए तो ऊपर क्या होता है कि दोस्त ऑक्सीजन की कमी होती है। अब उस ऑक्सीजन के कारण के कमी के कारण क्या होता है कि अब हमारे शरीर की एक अनुकूलन थी, बना हुआ था कि हमें इतना ऑक्सीजन मिल रहा है। अब हम एकदम से ऊपर चले गए तो आप देखते हो किसी-किसी को उल्टी होने लग जाती है, किसी-किसी का चेहरा लाल होने लग जाता है, किसी-किसी की हृदय गति तेज होने लग जाती है। तो ये इस तरीके की जो चीज़ें हो रही है क्योंकि ऊपर क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो वही है एक्लिमेटाइजेशन, सीधा एक्लिमेटाइजेशन आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए ऊपर, ऊपर चले गए, ऊपर चले गए, ऊपर मतलब लद्दाख के ऊपर, है ना? वो ऊपर नहीं, ऊपर मतलब लद्दाख चले गए, जम्मू कश्मीर चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? हिमालय पे चले गए। तो यहाँ क्या हुआ? जब कोई व्यक्ति समुद्र तल से बहुत ऊंचाइयों वाले क्षेत्र में जाता है, तो वहाँ हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऐसे में शरीर को वहाँ की परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने में कुछ दिन लगते हैं। शरीर द्वारा उच्च ऊंचाई पर प्रशिक्षण भार का अनुकूलन करना। शरीर द्वारा उच्च ऊंचाई पर प्रशिक्षण भार का अनुकूलन करना ही क्या कहलाता है? एक्लिमेटाइजेशन, यानी कि ऊंचाई पर क्या करना? जो भार मिल रहा है, जो आपकी बॉडी को जो लोड मिल रहा है, किस ऑक्सीजन की कमी है, उसका जब आपकी बॉडी अनुकूलन कर लेगी, अडेप्ट कर लेगी, उसे हम क्या कहेंगे? एक्लिमेटाइजेशन। इसे हिंदी में मैं लिख देता हूँ, ये रहा एक्लिमेटाइजेशन। तो ध्यान रखना, जैसे ही ये शब्द आता है, तो आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है ऊपर। कहाँ जाना है ऊपर? मतलब लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमालय में। क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है। यानी कि इसका मतलब है कि उच्च ऊंचाई पर जो आपकी बॉडी जो है अडेप्ट कर रही है वहाँ की सिचुएशन को, वहाँ की कंडीशन को, उसे हम क्या कह रहे हैं? एक्लिमेटाइजेशन कह रहे हैं। अब इसके लक्षण क्या-क्या होते हैं? लक्षण होता है कि ऐसा उल्टी होना। लक्षण होता है क्या होता है? कि आपके शरीर की हृदय गति तेज होना। और क्या लक्षण होते हैं? और लक्षण होता है कि इसका चेहरा लाल पड़ना। तो इस तरीके से क्या होता है? लक्षण दिखाई देता है, पर वो लक्षण क्या होते हैं? 1-2 दिन ही दिखते हैं। अब मैं कह रहा हूँ, मैं 10 दिन की ट्रिप पे गए हम सब। जब हम 10 दिन पे ट्रिप गए तो ऐसा नहीं होगा 10वें दिन उल्टी हो रही है। 10वें दिन क्या हो रहा है कि आपकी हृदय गति तेज चल रही है। ऐसा नहीं होगा। सिर्फ 1 या 2 दिन शुरुआती के जो दिन है उसके बाद आपकी बॉडी ने वो जो एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर है, वातावरण है, उसको क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया, अनुकूलन कर लिया कि भई यहाँ पर इतना ही ऑक्सीजन मिलेगा। तो फिर क्या हो गई? चीज़ें सामान्य हो गई। अब आप देखो कि हिमालय पे लोग रहते नहीं है क्या? जम्मू कश्मीर में लोग रहते नहीं है क्या? लद्दाख में लोग रहते नहीं क्या? रहते हैं। हम लोग यहाँ रहते हैं, पर हमें वो अभी वहाँ की कंडीशन की आदत नहीं है। तो जब हम जाएँगे 1-2 दिन में चीज़ें क्या हो जाएगी? अडॉप्ट हो जाएगी। तो उसे क्या कहते हैं? एक्लिमेटाइजेशन। अब देखो ये लक्षण लिखा हुआ है, श्वास लेने की गति तेज होना, धड़कन का बढ़ना, आरबीसी का निर्माण बढ़ जाना, खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बढ़ जाना, तो ये सब इसके लक्षण होते हैं एक्लिमेटाइजेशन के। तो सीधा एक्लिमेटाइजेशन हो यानी कि ऊपर, सीधा इशारा होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, सुपर कंपेंसेशन, भार का अनुकूलन। ये इस पॉइंट को ध्यान रखना कि जब भी भार का अनुकूलन होता है उसे क्या कहते हैं? सुपर कंपेंसेशन। जो भार आपको दिया उसने क्या कर लिया? आपने अनुकूलन कर लिया। कड़ी मेहनत के बाद जब शरीर ना केवल रिकवर करता है बल्कि खुद को पहले से बेहतर बना लेता है। यह एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है जो ट्रेनिंग के बाद रिकवरी फेज में आता है। जब एक उपयुक्त प्रशिक्षण लागू किया जाता है और उसके बाद उचित आराम दिया जाता है, तो यह ना केवल पिछले आधार प्रदर्शन पर वापस आ जाता है, पिछले से अधिक भार को तैयार किया जाता है जिसे सुपर कंपेंसेशन कहा जाता है। चलो दोस्तों, इसको अब हम एक साथ पढ़ते हैं। ध्यान रखना, ये जो डायग्राम आपको बना रहा हूँ ये आपको बनाना है कि क्या चीजें हैं ये। ये जो यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हो इसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि क्या चीज है ये।
ये हमको इस चीज को हमको ध्यान से समझना है। हमारे हमने जो पहले चीजें पढ़ी है, 5-6 चीजें हमारी एक ही टॉपिक से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो अब क्या हुआ, आप मेरे पास आए ट्रेनिंग करने। ट्रेनिंग करने आए, तो यहाँ पर मैं आपको क्या दे रहा था, भाड़ दे रहा था। यहाँ पर मैं आपको क्या दे रहा था, रिकवरी बोलो, रेस्ट बोलो, क्षतिपूर्ति बोलो, ये सब मैं आपको दे रहा था। ये हमारा ट्रेनिंग का पहला दिन था। यहाँ पर आप जो वजन उठा रहे थे वो क्या उठा रहे थे, 5 किलो उठा रहे थे। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है सर। कि हम पहले दिन 5 किलो उठा रहे थे, आप हमको भार देते थे यानी कि लोड देते थे, और रिकवरी देते थे। ठीक है। प्रयुक्त मात्रा में मैंने आपको भार दिया, रेस्ट दिया, रिकवरी दी, तो क्या हुआ, आपकी शारीरिक क्षमताओं में क्या हुई, उठाव आया। उठाव आया यानी कि जब आप 20वें दिन मेरे पास ट्रेनिंग में थे, तो मैंने आपको बताया था हम 15 किलो पे पहुंच गए थे। तो ये जो 15 किलो पे पहुंचे हैं, यहाँ पे जो ये 15 किलो पहुंचे हैं, इसे ही कहते हैं हम सुपर कंपेंसेशन। इसे ही हम क्या कहते हैं, सुपर कंपेंसेशन। सुपर कंपेंसेशन किसे कहते हैं, जो अगर आप भार ले रहे हो, प्रशिक्षण कर रहे हो, उसमें प्रयुक्त मात्रा में आपको भार दिया गया और उसी मात्रा में आपको रिकवरी यानी कि रेस्ट दी गई, तो आपकी प्रदर्शन क्षमता में जो उठाव आना, उसे हम क्या कहते हैं, सुपर कंपेंसेशन। यानी कि यहाँ पर जो पूर्व में जो भार था उसके आपके शरीर को आपकी बॉडी ने क्या कर लिया, अनुकूलन कर लिया। ठीक है। तो ये हो गया सुपर कंपेंसेशन। अब क्या होता है दोस्तों, मेरे पास 3 बच्चे थे। ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ABC। ठीक है सर, लिख दिया। अब ये 3 बच्चे थे। ए जो बच्चा था वो मेरे साथ रेगुलर ट्रेनिंग कर रहा था, रेगुलर मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहा था। ठीक है। बी जो बच्चा था, वो ये 20 दिन बाद, 20 दिन बाद आफ्टर 20 डेज, यानी कि लिख देता हूँ 20 दिन के बाद। ठीक है। वो कहता है कि सर मेरे घर में क्या है, शादी है, शादी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 10 दिन अब ट्रेनिंग में नहीं आऊंगा, 10 दिन में ट्रेनिंग में नहीं आऊंगा। अब मैं जब 10 दिन ट्रेनिंग में नहीं आऊंगा तो क्या होगा, प्रतिवर्तीता का सिद्धांत, अनुपस्थिति होगी तो शारीरिक क्षमताओं में क्या आएगी, गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये बी वाला जो खिलाड़ी था वो यहाँ पर आके क्या कर लेता है, नहीं आता है, छोड़ देता है। जब वो छोड़ता है इतने दिन, यानी कि 10 दिन उसने ट्रेनिंग छोड़ी, यहाँ पर हम पहुंचे 30वें दिन पे, तो उसकी शारीरिक क्षमताओं में क्या हुई, गिरावट देखने को मिली, गिरावट देखने को मिली। 10 दिन ट्रेनिंग में नहीं आया तो निश्चित तौर पर शारीरिक क्षमता में गिरावट देखने को मिलेगी। इसे हम कहते हैं इनवॉल्यूशन, जो कि ये रहा, ये देखो, खिलाड़ी के प्रदर्शन की गिरावट या ठहराव आ जाना, दो योजनाओं के बीच का समय बहुत लंबा है। क्लियर है चीज? ठीक है। योजना की जगह यहाँ होगा उत्तेजना। योजना गलत आ गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो ये है दो उत्तेजनाओं के बीच, यानी कि स्टिमुलस के बीच क्या हो गया, कि समय जो है वो बहुत लंबा है, यानी कि 20 से 30 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, शारीरिक क्षमता में जो गिरावट आ गई है, ये देखो गिरावट आना या ठहराव आ जाना, इसे क्या कहते हैं, इनवॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है चीज इतनी? जो लगातार ट्रेनिंग से, लगातार भार व रिकवरी से जो उठाव आया है, उसे हमने क्या कहा, सुपर कंपेंसेशन। जो ट्रेनिंग छोड़ने से जो गिरावट आई है, उसे हमने क्या कहा, इनवॉल्यूशन। ठीक है, इतना क्लियर है? अब जो ये सी वाला है, ये तो बच गया सर, सी वाले का तो आपने बताया नहीं। ए वाला तो चल रहा था मेरे साथ, तो ए वाला चल रहा था, तो उसमें हमको देखने को क्या मिला, सुपर कंपेंसेशन हमको देखने को मिला। ठीक है। जो बी वाला था वो छुट्टी ले ली, छुट्टी ले ली, शादी शादी में चला गया 10 दिन, तो हमको क्या देखने को मिला, इसमें हमको देखने को मिला इनवॉल्यूशन। ठीक है सर, इतनी चीज क्लियर है? ठीक है। अब आगे देखते हैं सी वाला। सी वाला जो है, ये भी क्या करता है, 20 दिन ट्रेनिंग लेता है। 20 दिन के बाद, 20 दिन के बाद ये क्या कहता है कि सर मेरे अब एग्जाम है, मेरे अब एग्जाम है, मेरा पटवारी का एग्जाम है, रीट का एग्जाम है, पीटीआई का एग्जाम है। अब एग्जाम है तो क्या होगा, कि सर मैं अब 4 महीने नहीं आऊंगा, 4 महीने क्या होगा, नहीं आऊंगा। भाई साहब आपने ट्रेनिंग तो की है 20 दिन, अब आप आओगे 4 महीने नहीं। जब 4 महीने नहीं आओगे, तो 20 दिन में जब हम यहाँ पर पहुंचे थे, ये मान लो यहाँ पर हम 15 किलो पे पहुंचे हैं, 15 किलो पे, ये मैंने कहा कि ये 15 किलो पे पहुंच गए। तो 15 किलो पे जब हम पहुंचे हैं 20 दिन बाद, तो क्या होगा, अब आपने 4 महीने छुट्टी ले ली, तो एक सिद्धांत हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डी ट्रेनिंग। यानी कि जो बड़ा गैप आ जाता है, तो शारीरिक क्षमता पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। ये शारीरिक क्षमता मेरी पूरी की पूरी धय हो गई, यानी कि इसकी शारीरिक क्षमता यहाँ पर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये मैंने कर दी इसकी खत्म। इसको मैं क्या कहूंगा, डी ट्रेनिंग। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इसको मैं क्या कहूंगा, डी ट्रेनिंग।
ठीक है, ये मैंने आपको सिद्धांत पहले बताया था। देखो एक बार वापस चलते हैं सिद्धांत की तरफ। कहाँ था ये सिद्धांत? सिद्धांत डी ट्रेनिंग ये रहा। लॉस ऑफ फिटनेस ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण बंद हो जाने से फिटनेस में आई कमी। जब कोई खिलाड़ी प्रशिक्षण को पूरी तरह बंद कर देता है, भाई साहब आपने 4 महीने का गैप ले लिया या बहुत कम कर देता है, जिससे उसकी शारीरिक फिटनेस, प्रदर्शन क्षमता व अनुकूलन में क्षमता में क्या होने लग जाती है, खत्म होने लग जाती है। यानी कि अब जब वो मेरे पास आएगा, जब वो मेरे पास आएगा यहाँ पर, तो उसकी शारीरिक क्षमता वापस जब 4 महीने बाद आएगा, तो वापस इस 5 किलो पे आ जाएगा। जो अनुकूलन हुआ था 5 किलो का, वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। भाई साहब आपने गैप बहुत ज्यादा डाल दिया, गैप ज्यादा डाल दिया तो ये डी ट्रेनिंग वाली सिचुएशन आ गई। गैप आपने कम डाला तो सिर्फ शारीरिक क्षमताओं में क्या आई, गिरावट आई। यानी कि जब वो इस स्थिति पे आया तो वो 10 किलो उठा रहा था, 15 किलो तो नहीं उठा पा रहा था, पर वो 10 किलो उठा पा रहा था। यानी कि शारीरिक क्षमताओं में क्या आई, गिरावट आई। यहाँ पर तो क्या हो गया, खत्म हो गई। खत्म होने को हमने क्या कहा, डी ट्रेनिंग। जब गिरावट आई तो उसको हमने क्या कहा, इनवॉल्यूशन। जब शारीरिक क्षमता में वृद्धि हुई तो उसे हमने क्या कहा, सुपर कंपेंसेशन। इतनी चीज क्लियर है भाई? ये ग्राफ क्लियर है? क्या हुआ, वापस देख लो एक बार। हमने क्या किया, खिलाड़ी आए थे मेरे पास 3 तरह के। पहला था ए खिलाड़ी, तीनों ने एक साथ ज्वाइन किया। पहले दिन आते हैं वो 5 किलो का वजन उठाते हैं, मैं उनको प्रयुक्त मात्रा में भार देता हूँ, रेस्ट देता हूँ, रिकवरी देता हूँ। जब मैंने ये 20 दिन तक दिया तो उनकी क्षमता कितनी हो गई, 15 किलो उठाने की। 15 किलो उठाना मतलब क्या हो गया, इनकी शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि हो गई। वृद्धि होने को मैंने क्या कहा, सुपर कंपेंसेशन मैंने कहा। अब दूसरा दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, जो दूसरा खिलाड़ी होता है वो क्या कहता है, 20 दिन बाद कहता है कि साहब मेरे को 10 दिन शादी में जाना है। शादी में गया, 10 दिन बाद जब मेरे पास आया तो ये 15 किलो से किस पे आ गया, 10 किलो पे आ गया। यानी कि शारीरिक क्षमताओं में क्या आई, गिरावट देखने को मिली। इससे मैंने क्या कहा, इनवॉल्यूशन। अगला विद्यार्थी आता है, सी नंबर विद्यार्थी। वो क्या कहता है, वो कहता है साहब मैं 4 महीने नहीं आ पाऊंगा, ट्रेनिंग तो की 20 दिन, पर अब मैं 4 महीने नहीं आऊंगा। जब 4 महीने नहीं आऊंगा तो मेरी शारीरिक क्षमता पूरी तरह क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसे मैंने क्या कहा, डी ट्रेनिंग। क्लियर है इतनी चीजें? समझ आई तीनों शब्द? हमने क्या पढ़ा, डी ट्रेनिंग पढ़ा, इन्वोल्यूशन पढ़ा, सुपर कंपेंसेशन पढ़ा। तो यही था, ये देख लो कि दो उत्तेजनाओं के बीच। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, दो उत्तेजना। ये थी मेरी पहली उत्तेजना 20वें दिन, दूसरी उत्तेजना मेरी थी कब थी, 30वें दिन। यानी कि 10 दिन का गैप आ गया, यह समय लंबा है तो उसे हमने ने क्या कहा, उसे मैंने क्या कहा, इन्वोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या हो गया, शारीरिक क्षमताओं में क्या आ गया, गिरावट या ठहराव आ जाना। क्लियर है ये चीज? ये ग्राफ समझ आया सभी को? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ये सभी क्लियर है?